ये पुश आया ही क्यों रहा होगा कि भाई संस्कृत हिंदी बोलो अचानक से, ये आया कहाँ से ये? आज ये वर्ल्ड छठ का डे कहा जाता है या इंडिया में मनाया जाता है खाली ये? वो जो जलियांवाला बाग जो उस दिन जो मीटिंग थी वो किसने फिक्स करी थी? वो डायर ने फिक्स करी थी। डायर तो आया ही वहाँ पे 4 दिन पहले था। वहाँ पे 5 रुपए की रोटी वहाँ पे 50 रुपए की भी है, तो भी केवल 10 गुना ज़्यादा है। मगर जो टर्नओवर है वो तो 1000 गुना ज़्यादा है। तो इसका मतलब हम जब 2.3 या 3 ट्रिलियन या 9 ट्रिलियन जो भी बात करते हैं, ये फिगर्स भ्रामक हैं। असली फिगर्स कुछ और हैं जो रोज़ हमारे को कचोट रही हैं, रोज़ हमारे को खा रही हैं। तो उसने अपने को बताना है कि मैं हो गया हूँ, कन्वर्ट हो गया हूँ, तो ही हैज़ टू प्रूव हिमसेल्फ ऑल द टाइम। उसको सऊदी वाले को प्रूव नहीं करना कि वो मुसलमान है। उस समय वैक्सीन का समय आया तो बोले हम वैक्सीन नहीं लेंगे क्योंकि ये हराम है। तो भैया अभी तक जो 8 की दवाई लेते आए वो भी तो हराम थी। कितने राजे आए, कितने राम नाम से आए होंगे, कितने किस किस नाम से आए होंगे, वो सब खत्म हो गए। राम आज भी जिंदा है, राम कल भी रहेंगे, और राम जब तक ये पृथ्वी रहेगी, जब तक रहेगा राम, तो राम का नाम तो लेंगे। मध्य प्रदेश में भी कुछ जगहों पे बाढ़ है, चेन्नई में भी है ना, बेंगलुरु में पानी भरा है, मुंबई में पानी भरा हुआ है। पर जैसे ही पंजाब में बाढ़ आई, पंजाब को अलग क्यों कर दिया गया? नमस्कार, मेरा नाम सुशील है। आप इकोलिस देख रहे हैं। इकोलिस में हमारे साथ आज रवि रंजन सिंह जी हैं। रवि रंजन साहब जो हैं वो झटका एसोसिएशन जो है उसको हेड करते हैं। इन्होंने पूरे देश में, ये बहुत सिंपल सा रूल है इनका, कि कहते हैं कि अगर आप हिंदू हैं या सिख हैं और आपको नॉनवेज खा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि वो हलाल नॉनवेज ना हो। हलाल का मतलब होता है गर्दन को धीरे धीरे काटना, और झटका मतलब एक बार में काटना। तो हमारे यहाँ पे जब भी बलि चढ़ाई जाती है हिंदुओं में, सिखों में, तो वो झटके से चढ़ाई जाती है, क्योंकि मृत्यु आसानी से मिल जाती है, हमारा मानना ऐसा है। उसके अलावा इतिहास के जानकार हैं, विशेष रूप से मॉडर्न हिस्ट्री के, तो मॉडर्न हिस्ट्री पे भी बहुत देर तक बातचीत हुई मेरी इनकी। पंजाब में जो बाढ़ आए हैं उसमें इन्होंने लोगों की मदद करी, उसके ऊपर हमने चर्चा करी। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हमने बिना किसी को टारगेट किए हमने ये समझने की कोशिश करी कि आखिर हिंदू सिख को अलग करने की कोशिश की क्यों जा रही है। हमने बहुत डिटेल में, डीप में बात करी। शो को ज़रूर देखें, और कुछ लोगों से मेरी बहुत हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप आते हैं हमारे शो पे और आप आके आप व्यू करते हैं, वीडियोस को देखते हैं, पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। फिर रिक्वेस्ट है आपसे कि सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए मिलते हैं हमारे भाई रवि रंजन सिंह जी से। मुझे एक बात बताइए कि जैसे जब आप ओल्ड होते जाते हो तो आसपास के जान पहचान के लोगों की मरने की खबर ज़्यादा आती है कि ये मर गए, वो मर गए, उनका फ्यूनरल है, उनका अंतिम संस्कार है। और जो मित्र हैं, जो जिनके लिए आप जीते हो, उनके मरने की खबरें ऐसी आती हैं तो जीने की इच्छा नहीं खत्म होने लग जाती है कि यार मतलब। डिपेंड करता है आप कितने स्ट्रांग हैं। वो एक कहानी थी ना सिकंदर की, शायद आपने सुनी होगी। नहीं, आप बताइए। वो बहुत प्यासा जंगल में कहीं भटक गया, तो पानी पानी पानी, अब कोई फौज नहीं, कुछ नहीं, तो प्यास तो सबको बराबर लगेगी। जी। तो बड़ा परेशान, व्याकुल। तो वहाँ पे एक उसने देखा तालाब, तो उसमें पानी पीने लगा, तो पीछे से कौवे ने आवाज़ लगाई कि इसको मत पीना। उसने कहा भाई तुम कौन और क्यों मुझे मना कर रहे हो, मैं पूरी दुनिया का मालिक, और तू एक कौवा होकर मेरे को मना कर रहा है। उसने कहा मैंने भी यही गलती करी थी, ये पानी पीने की। बोले कि इसमें क्या खास है? बोले इससे अमर हो जाता है आदमी। बोला ये तो मैं ढूंढ ही रहा था। बोला बस यही गलत। बोले मेरे साथी, मेरे बच्चे, मेरे बच्चों के बच्चे, उनके बच्चे सब चले गए, मैंने सबको जाते हुए देखा, पर मैं जाके भी अब जा नहीं सकता। तो उसको कितना आप एक्सटेंड करोगे? बट मेरा वो सवाल नहीं है। मेरा सवाल ये है कि कैसे सर्वाइव करे आदमी उसको, मतलब लोगों के जो जाने का वो है उसको सर्वाइव कैसे करे, कैसे उसको बर्दाश्त करे कि यार, क्योंकि दुख तो होता ही है। आसपास की पूरी दुनिया बदल गई, पूरी जनरेशन बदल गई, आपके आसपास तो सब कुछ बदल गया होगा। बिल्कुल, है ना। तो कैसे बर्दाश्त करे आदमी, मतलब आदमी गांव में पैदा हुआ, बड़ा हुआ, गांव की उसकी यादें, गांव में जिस तरह से शाम को एक समय पे एक तरह से एक छोटा सा वो एक लग जाता था, मजमा लग जाता था, लोग बैठे रहते थे, चाचा ताऊ सब बकवास, उनकी अपनी अपनी मज़े लेने वाली बातें चलती रहती थी।
अब गांव खाली हो रहे हैं, लोग कहाँ जा रहे हैं नहीं पता, पर गांव डेफिनेटली खाली हो रहे हैं। गांव में शाम को नहीं जमते मज में, अब वो ख़त्म हो गया है धीरे धीरे। तो वो जो पूरा जो ये मुझे इधर बीच ना सफोकेशन होने लग गई ये सब सोच के। तो मैं वही सोचना चाहता हूँ कि आप कैसे कैसे इन सिचुएशन से लगातार निकलते गए हैं। देखिए, मैं छोटा था, मैंने अपने फादर को खो दिया। वैसे हमारी फैमिली में बहुत लंबी लंबी एज रही लोगों की, तो 100 साल तक रहे और फिट रहे। मतलब 100 साल रहना मतलब ये नहीं कि नॉट ओनली फिजिकली फिट, मेंटली फिट। जैसे मेरे जो नाना थे, व्हेन ही वाज 86, उनकी दोस्ती 6 साल के, 7 साल के, 8 साल के बच्चों से थी। सो व्हेन यू आर यंग, कीप ओल्ड एज योर कंपनी, एंड व्हेन यू आर ओल्ड, कीप यंग एज योर कंपनी। तो ये एक मतलब मैं बच्चों से ज़्यादा इंटरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। वही मेरे को वो देते हैं, एनर्जी देते हैं। और ये जो आज ये वर्ल्ड झटका डे कहा जाता है, ये इंडिया में मनाया जाता है खाली? नहीं, ये कनाडा में भी मना रहे हैं हमारे लोग। अच्छा। तो ये वर्ल्ड मतलब अभी इस दिन की ज़रूरत क्यों पड़ी, झटका डे की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो देखिए, कोई ना कोई हमको रिप्रेजेंट तो करना पड़ता है कि वो एक दिन तो हमको रखना पड़ता है किसी भी चीज़ का। तो से वेस्ट में चल रहा है फ्रेंडशिप डे, ये डे वो डे। अब हमारे यहाँ भी सिस्टर डे चल रहा है, जैसे हम राखी कहते हैं। जी। ये तो भाई बहन तो 365 दिन भाई बहन है, मगर एक उस दिन उसको स्पेशल एम्फेसिस दिया जाता है कि यस, तो याद की जाती हैं चीज़ें। और आज क्योंकि ट्यूसडे है, तो इस वजह से बहुत सारे हमारे लोग ऐसे हैं जो ट्यूसडे को नहीं लेते। पहले 2-3 बार हमने उसको बड़ी अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया था, बल्कि नेक्स्ट उसमें हमारा यह है कि हलाल फ्री विलेजेस की तरफ मूव कर रहे हैं, और दैट्स नॉट दैट ईजी, पर हो जाएगा, ये धीरे धीरे हो रहा है। अच्छा, जैसे मैंने कुछ रिसर्च करी है, तो अभी झटका का एक क्रेज़ तो बढ़ रहा है, और स्पेशली यंग लोगों में ही आया है कि 2020 के बाद से, 2020 के पहले थोड़ा वो है, पर 2020 के बाद से लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही है। अवेयरनेस इटसेल्फ इज़ सबसे बड़ी चीज़, अवेयरनेस ही है। लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही है धीरे धीरे। देखिए, ऐसे होता है कि पहले जब हम रियलाइज़, पूरी अभी हमारी जो सिविलाइजेशन की, हिंदू सभ्यता की जो प्रॉब्लम है, उसमें हमारे में को आत्मबोध नहीं है। मुझको नहीं पता मैं हूँ कौन। आइडेंटिटी क्राइसिस तो है ही है, उसके अलावा आइडेंटिटी क्राइसिस तो इंडिविजुअल भी हो सकता है, मगर एज ए कम्युनिटी आत्मबोध नहीं है। अगर कोई से ल्यूपर्ड है या कोई चीता है, उसे पता है मैं चीता हूँ, जब उसे पता है मैं चीता हूँ, तो वो शेर से बच के रहेगा और कुत्ते का शिकार करेगा। पर जब मेरे को यही नहीं पता कि मैं हूँ कौन, तो मैं कुत्ते से बचना शुरू कर दूँगा और शेर से भिड़ जाऊँगा, क्योंकि मेरे को आत्मबोध नहीं है मैं कौन हूँ। तो अभी हमारी सिविलाइजेशन जो है, हमें आत्मबोध नहीं है, हम कौन हैं, क्या हमारा गोल है, कहाँ से हम आए हैं, कहाँ हमें जाना है। बेसिकली उसी में, इस आत्मबोध की कमी की वजह से ही हलाल यहाँ पे अपने पैर पसार सका। अगर हमें आत्मबोध होता, और ये पिछले 100 साल में आत्मबोध बहुत कम हुआ है। मैं खटीक समाज के एक बहुत बड़े आदमी, उनके लीडर भी हैं, तो अब उनकी 80 के आसपास एज है। व्हेन ही वाज 70, 10 साल पहले उनसे मिला था, तो वो कहने लगे फ़र्क क्या है दोनों में। अगर ये कोई और से बढ़िया परिवार से कोई है, वो पूछता है तो आई अंडरस्टैंड। इसका मतलब जो आज 80 साल का आदमी नहीं समझ पा रहा, मतलब उनको हाँ ये ठीक है, हम लोग करते थे बिजनेस, ये ऐसे होता है, वो ऐसे होता है, बट ही इज़ नॉट ट्राइंग टू ग्रास्प रियल कि फ़र्क क्या है, फ़र्क। तो अगर वो नहीं समझ पा रहा, तो हम आम समाज से क्या, तो ये होता है अंतिम छोर गिरने का, मानसिक। क्योंकि जिस समय आर्थिक गुलामी आती है, मानसिक दास बन जाते हैं उसके बाद आप। मुझे एक बात जैसे मेरे गांव में जो आप कह रहे हैं, खटिक समाज के अंदर भी एक अजीब सा एक पता नहीं क्या आ गया है। जैसे मैं अपने गांव में गया था, तो आप वाले ही इसकी चर्चा करने के लिए मैंने खटिक समाज के 4-5 लोगों को बुलाया। लीस्ट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। उनको कोई कह रहे हैं, मैंने बोला कि आप लोग ये जो बकरा काटने वाला है, ये तो आप लोगों ने आउटसोर्स कर दिया। हाँ, आउटसोर्स कर दिया। कह रहे हम मछलियाँ ले आते हैं, मछलियाँ बेचते हैं, हम बकरा वो लोग करते हैं, हम मछलियाँ बेचते हैं। देखिए, एक तो हमारे दिमाग में ये चीज़ डाल दी गई कि मांसाहार पाप है। ये पाप और पुण्य अलग चीज़ है, ठीक है ना। जिस वक्त हम उसको यूनिवर्सलाइज करते हैं, तो फिर हम उसी इस्लामिक उस पर चले जाते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ या जो एंगल से मैं देख रहा हूँ वही ठीक है। अंतिम हलाल का अर्थ क्या है? परमिसिबल, ठीक। अब जो उसके लिए परमिसिबल है, कज़न मैरिज, वो मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए पाप है वो। सो पाप और पुण्य ये तो बदल, तो लेट मी नॉट फिक्स कि जो मेरा पुण्य और पाप की डेफिनेशन है, सब चीज़ें उसमें आती हैं। इतना हिंदू समाज जो है वो नॉन वेजिटेरियन है। जब हम उसको उससे 58%, चलो मान लो 50% भी 50% भी हो, पर हम उस 50% को काट तो नहीं सकते, कि अपने से अलग तो नहीं कर सकते उनको। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, जैसे अब हमारा हिंदी पे बहुत, मैं
मेरठ में पैदा हुआ, हिंदी भाषी प्रांत में, दिल्ली में रहा, हिंदी भाषी, और हिंदी बड़ी अच्छी बोलता हूँ, हिंदी समझता हूँ, हिंदी लिखता हूँ, मगर मैं हिंदी फेनेटिक नहीं हूँ। क्योंकि जब हमने हिंदी फैलाने की कोशिश करी, उसने जितना भारत को तोड़ा उतना शायद किसी ने नहीं तोड़ा। हम अपनी तरफ से बड़ा अच्छा कर रहे थे, मगर अब मैं एक तमिलियन बन के सोचता हूँ जब एक मिनट के लिए एक एग्ज़ाम, कहीं पे कोई एग्ज़ाम हो रहा है और उसमें, अब तो खैर सब भाषाओं को हुआ है, मगर अगर उसमें हिंदी की को एडवांटेज है तो फिर उसको डिसएडवांटेज है। जब वाजपेयी जी फॉरेन मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने यूएन में हिंदी में भाषण दिया था, बहुत अच्छी बात है। तो उसमें एक इंसिडेंस एक अखबार में छपा था कि कोई साउथ इंडियन बैठा था, उसके साथ कोई गोरा बैठा हुआ था, तो उसका जो माइक था ट्रांसलेशन करके जो आ रही थी वो ठीक काम नहीं कर रहा था। तो जैसे बीच में 2 मिनट का पॉज होता है तो वो लंबा पॉज लेते थे, या बात खत्म होने के बाद उसने कहा जी इन्होंने तो हिंदी में बोला, मुझे समझ नहीं आई, तो आप मुझे बता दीजिए क्या है। गोरे ने कहा, अंग्रेज़ ने। तो मुझे भी नहीं आई। तो कहने का मतलब है, तो ये जिसको हम जोड़ने की दवाई कह रहे हैं, इसने जोड़ने से ज़्यादा तोड़ने का काम किया। और जो आज की हिंदी है ये तो उर्दू का एक रूप है। तो अब हम इतने निर्भर हो चुके हैं इन शब्दों पे कि मेरे से ऐसे शब्द निकल जाते हैं जिसका, और मैं उससे बहुत खुश होता हूँ कि मैं हिंदी बोल रहा हूँ, वो हिंदी है नहीं। बिल्कुल सही बात है। और दूसरी चीज़ कि हिंदी की जगह अगर हमने संस्कृत को माना होता, रिवाइव किया होता तो 70 साल में एक जनरेशन 80 साल में ऐसी आ जानी थी जो केवल संस्कृत, केवल तो नहीं कहूँगा, केवल तो गलत हो जाता है, मतलब जो संस्कृत अच्छी तरह बोल समझ रही होती, तो उसमें से ज़्यादा किसी को प्रॉब्लम भी नहीं थी, क्योंकि उसको डिसएडवांटेज नहीं है। जी जी। तो ये तो इस वजह से गोविंद वल्लभ पंत जी ने एक लेटर भेजा था स्टेट्स को कि आप हमसे केवल हिंदी में पत्राचार करें। अभी तक अंग्रेज़ी में हो रहा था। उनका फिर वापस अपनी अपनी भाषाओं में, तमिल में जवाब आ गया कि हम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, बट ये पुश आया ही क्यों रहा होगा कि भाई संस्कृत हिंदी बोलो, अचानक से आया कहाँ से ये? अब ये ये जोश आया किसको कि मतलब हिंदी बुलवाना है सबसे अच्छा, कुछ भी हो जाए? ये जोश आया क्योंकि जब हम कुछ तो एक लॉजिक होता है ना हर बड़े डिसीजन के पीछे। लॉजिक ये होता है कि हम शायद 100 मील से आगे देख नहीं पाते। और जैसे यजीदियों के साथ मैं रहा, उनके साथ बहुत अच्छा जो मैं कर सकता था उनके लिए करा भी। यहाँ पे मेरे यजीदी मित्र हैं, लालिशम का टेम्पल है। अब उसको अगर आप टेम्पल को नेट में देखेंगे तो उस पर अल्लाह लिखा नज़र आता है, अच्छा, टेम्पल के ऊपर। मगर उसी को, दैट इज़ एन इल्यूजन, जो आपको अल्लाह दिख रहा है, आप उसको साइड से देखेंगे तो ओम लिखा हुआ है। उन्होंने कार्विंग ऐसी करी है कि उनके ऊपर अटैक ना हो। सर्प लटक रहे हैं, ठीक है ना। अब ये और जो सर्प लटक रहे हैं वो अरेबिया में है ही नहीं, ठीक है। अब उनके साथ प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई, क्योंकि 100 मील से आगे हम देख नहीं पाते हैं, तो वो मोर को अपना भगवान मानते हैं। जी जी जी। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई, वो कहते हैं ये तो शैतान होता है, मोर तो होता ही नहीं है, तो शैतान के दिमाग की उपज है मोर। कि भैया नहीं है। अब इनको माइग्रेट हुए हज़ारों साल हो गए, ये सतयुग के हैं, मतलब द्वापर से पहले के गए हुए हैं, त्रेता से पहले के गए हुए हैं। उसका रीज़न बड़ा क्लियर ये है क्योंकि इनके यहाँ सर्प की, सांप की, क्या नाम, सूर्य की पूजा, ये सब मिलेगा वैसा ही, अग्नि पूजा, वो सब वही मिलेगा जो आज हमारे यहाँ हो रहा है, बल्कि उससे अच्छा रूप मिलेगा। मगर उनके यहाँ राम कृष्ण की कोई आपको नाम नहीं हुआ। दैट मीन्स कि वो इससे पहले माइग्रेट कर गए थे, राम के अवतारित होने से पहले। तो इस वजह से वो इम्पैक्ट, मगर बेसिकली वो वही है। तो जब उनसे कहा कि ये तो शैतान होता है, बताओ कहाँ है, हमारे गांव में है कहीं मोर जैसी चीज़ के? नहीं है। अच्छा, साथ वाले में है, उसमें भी नहीं है। उसके आगे चलो नहीं है, तो फिर है कहाँ? ये तो तुम्हारे दिन, बिकॉज उस समय जो मुल्ला मौलवी था उसकी सोच वही 50 मील तक थी। अगर 50, इट्स जस्ट लाइक किसी गाँव में कभी ट्रेन नहीं गई, उन्होंने कभी ट्रेन देखी नहीं, और मैं जाके वहाँ पे फंस जाता हूँ किसी तरह। मैं बताता हूँ कि एक ऐसी गाड़ी होती है जिसमें 1000 आदमी चला जाता है, तो वो अपना लॉजिक लगाएंगे, कभी 10 आदमी बैठ जाएंगे बैलगाड़ी में, बहुत बड़ी होगी 20 बैठ जाएंगे, 1000 वाली कैसे हो सकती है? ये हो ही नहीं सकती, झूठ बोलता है, इसका झाड़ फूंक कराओ, इसका दिमाग चल गया। फिर पूछेंगे जी वो कौन चलाता था, घोड़ा के बैल? मैं कहूँगा ना घोड़ा ना बैल, तो फॉर श्योर मैं इंसेंट डिक्लेयर हो गया, 1000 आदमी बैठते हैं, क्योंकि मैंने वो देखा ही नहीं ऐसे। तो हमारी कहीं ना कहीं ये सोच रही कि जो हमारे यहाँ के रिचुअल्स हैं, सेंट्रल मतलब हिंदी स्पीकिंग उसके, या हमारी जो भाषा है ये अंतिम है। जब हम हिंदू की बात करते हैं तो उसमें हिंदुस्तान नहीं हो सकता। हिंदू है, हिंदी है। बहुत से लोग जो हिंदू नहीं है हिंदी बोलते हैं, बहुत से लोग हिंदू हैं जो हिंदी नहीं बोलते, वो तेलुगु बोलते हैं। मुस्लिम्स ज़्यादा हिंदी बोलते हैं, हाँ, इवन कर्नाटका वगैरह के मुसलमान भी आपको हिंदी में बात बोलते हो ज़्यादा मिलेंगे इन कंपैरिजन टू कन्नड़ में बोलते हैं। उसका तो उनका तो खैर ये रीज़न रहा कि वो निज़ाम का रूल रहा और वो उर्दू के ज़्यादा करीब रहे, तो ये चीज़ है। हम हिंदी के निकट रहे, तो इस वजह से ये है। तो ये चीज़ जो हमने इम्पोज़ करना शुरू कर दिया, जब हम किसी चीज़ को इम्पोज़ करना है विदाउट अंडरस्टैंडिंग अदर्स, जैसे मैं आपको कहूँ जी आप घी खाओ,
ये सेहत के लिए अच्छा होता है, क्योंकि मेरी माता जी ने बताया था मेरे को, भाई आपको घी नहीं सूट करता, आपका डॉक्टर मना कर रहा है। तो ये चीज़ है, घी अमृत है, मगर हर समय, हर काल में, हर स्थिति में नहीं है। बिल्कुल। तो ये जो हलाल एक मेंटेलिटी है कि अपने को इम्पोज करना, तो हमारा एक उस पद्धति के खिलाफ भी है कि इस तरह से काटने से ज़्यादा टॉर्चर होता है, एक चीज़। फिर वो इकॉनमी का भी एक हिस्सा है कि आपने हलालोनॉमिक्स करके पूरी इकॉनमी पे कब्ज़ा करना। $2.1 ट्रिलियन की इकोनॉमी। नहीं, देखिए ये फिगर्स बड़ी वो हैं, क्योंकि ये जो है आप बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर की, ठीक है। चलिए किसी का नाम क्या लेना, या ले भी लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैकडोनल्ड्स कंपनी है या कोई भी है, वो सच्चा या झूठा एक बिल तो काटती है, जितनी भी होगी, हो सकता है उसमें कुछ हेरा फेरी करते हो या ना करते हो, कोई भी कंपनी, बट वहाँ पे कुछ ना कुछ बिलिंग हो रही है। बट जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, रोड साइड हलवाई, रोड साइड नाई, रोड साइड कसाई, तो दिल्ली में जितने जो रोड साइड ढाबे हैं जिसका कोई अकाउंट नहीं है, वो दिल्ली में जितने 5 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार और जो अकाउंट्स के ऊपर बेच रहे हैं बिल से, उससे उनका टर्नओवर कई ज़्यादा है। बिल्कुल, लोग ज़्यादा जाते हैं उनके यहाँ। लोग ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। उसकी जो अगर हम देखें, अब अगर हम चिकन को देखें तो दिल्ली के 5 स्टार्स में कितना चिकन बिकता होगा और ढाबों पे कितना बिकता होगा, कितनी रोटियां 5 स्टार में खाई जाती हैं। अगर वहाँ पे 5 रुपये की रोटी वहाँ पे 50 रुपये की भी है, तो भी केवल 10 गुना ज़्यादा है, मगर जो टर्नओवर है वो तो 1000 गुना ज़्यादा है। तो इसका मतलब हम जब 2.3 या 3 ट्रिलियन या 9 ट्रिलियन जो भी बात करते हैं, ये फिगर्स भ्रामक हैं। असली फिगर्स कुछ और हैं, जो रोज़ हमारे को कचोट रही हैं, रोज़ हमारे को खा रही हैं। हम उसको तो इकोनॉमिक्स हो गया, और सबसे बड़ी बात हो गई कि आपके माइंड को कैप्चर कर लिया कि ये एक तरह से स्लेवरी आ गई। जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा था, सबसे मैंने पहले पार्लियामेंट में रेस किया था, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। और वहाँ अगर मैं जाता हूँ और मेरे को से कुछ से चिकन खाना है, नॉन वेजिटेरियन खाना है, तो या तो मेरे को छोड़ना पड़ेगा, और या तो अपना धर्म छोड़ना पड़ेगा, या फिर मांस छोड़ना पड़ेगा। यानी अगर मेरे को मांस खाना है तो मेरे को इस्लाम के झंडे के नीचे आना ही पड़ेगा। सो ये जो मेंटल स्लेवरी की तरफ हमें जब धकेलता है, एक चीज़ से दूसरी चीज़, दूसरे से तीसरी चीज़, जैसे किसी कंपनी का नाम, फॉर एग्जांपल नाम ले रहा हूँ मैं, कोई मेरा मतलब, जैसे टाटा है। मान लीजिए टाटा का कल्चर है कि वो टैक्स ईमानदारी से देते हैं, सारा कुछ करते हैं, जो कुछ भी वो करते हैं, कोई हैंकी वैंकी डील नहीं करते, अपने एम्प्लॉयज़ को भी वैसे ही ट्रेन कर रहे हैं, भाई आपको नहीं करना। तो वो जो उस कंपनी का शाम को RW में अगर कोई मैच हो रहा है, तो उसमें अगर वो वॉलीबॉल खेलेगा या क्रिकेट खेलेगा, उसमें भी झूठ नहीं बोलेगा। हाँ, आदत पड़ी हुई है, उसको आदत पड़ी हुई है। तो ये कल्चरल सरेंडर है, उसका एक पॉजिटिव कल्चरल सरेंडर है कि वो जब आया था, ज्वाइन करी थी, तो यही करता था, मैं आउट नहीं हुआ। धीरे धीरे उसने ये सीख लिया कि आउट हो गया तो आउट हो गया, टैक्स देना तो टैक्स देना है। सो ये हमारा जो सर्वाइवल ख़त्म हुआ, हमारा जो सरेंडर हुआ, कल्चरल सरेंडर, तो मानसिक दास बने हम, आर्थिक दास बने। जब ये 2 दास्ताएं हमारे पास आ गई, तो उसके बाद आगे कुछ बचता ही नहीं है। फिर आपकी सोच वैसी ही हो जाती है, आप सब कुछ वैसे ही करेंगे। इसके पीछे आपको वो नहीं लगता कारण कि चूँकि एक तो इसको समझिए आप कि जैसे अरबी जो हैं, अरब के लोग हैं, वो जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान हैं, उनसे ज़्यादा ईमानदार हैं, उनसे ज़्यादा सच्चे हैं आज भी, ठीक है। जो स्पेशली वो देश जो थोड़े प्रोग्रेसिव है, जैसे UAE है या सऊदी अरेबिया भी है, और इस तरह के 3-4 ऐसे देश हैं जो बहुत प्रोग्रेसिव है, और जेन्युइनली वहाँ के लोगों से आप, जैसे मैं गया था दुबई, तो मेरी गाड़ी फंस गई रेत के अंदर, तो वो जेन्युइनली अरबी आता है, वो बिना चप्पल के, ओबियसली बिना चप्पल के चलते हैं, रेत होती है हर जगह पे, बिना चप्पल के उतरा वो अपनी गाड़ी से, उसने अपना रस्सी निकाली, खुद मेरी गाड़ी के नीचे घुसा वो, ठीक है, जबकि उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से 10 गुना महंगी गाड़ी थी, मैंने तो किराए पे ले रखी थी। नीचे घुसा, बांधा, अपनी गाड़ी में बांध के, हिंदी नहीं बोल पा रहा था, इंग्लिश भी नहीं बोल पा रहा था, तो उसने समझाया मुझे कि हैंडल स्ट्रेट पकड़िए आप, फिर उसने पुश करके मेरी गाड़ी बाहर निकाली। जो मेरा ये एक्सपीरियंस है, इवन इफ ही वॉज अ मुस्लिम, बट ही वॉज अ रिस्पेक्टेबल मैन, जो किसी की सहायता करना चाहता है, ठीक है ना। आपको नहीं लगता कि चूंकि आसपास हमारे जो मुसलमान कुछ ऐसे हैं जिन्होंने माहौल ख़राब करा हुआ है या दिमाग खराब उनका, उसकी वजह से हम उनका जो ट्राइबल, जो उनकी पॉजिटिविटी है, जो उनकी ट्राइबल पॉजिटिविटी, उनका ट्राइब बहुत पॉजिटिव, बहुत शानदार है, बहुत इज्जत से रहना चाहता है, इनकी वजह से हम उनकी भी इमेज ख़राब कर लेते हैं। देखिए, एक तो मान लीजिए मैं मतलब एक तो वह एक सर्टिफिकेट चाहिए, होलियर देन दाऊ, ठीक है ना। तो क्योंकि उसने अपने को बताना है कि मैं हो गया हूँ, कन्वर्ट हो गया हूँ, तो ही हैज़ टू प्रूव हिमसेल्फ ऑल द टाइम। उसको सऊदी वाले को प्रूव नहीं करना कि वो मुसलमान है, उसको कोई प्रूव नहीं करना। दूसरा ये है कि जो दिलों में भर दिया गया, ठीक है, कि ये दुश्मन है, उसका तो पड़ोसी भी मुसलमान है और वो भी मुसलमान है, तो उसका दुश्मन कौन होगा? मुसलमान ही होगा। और अभी पीछे एक बहुत बड़ी बात चली थी कि हमारा उनका DNA एक है। आप जितने कोर्ट में केसेस, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चले जाएं, वो DNA एक वालों के बीच में ही है।
मैं आपसे 20 मील दूर रहता हूँ, कभी कभी हम मिलते हैं, बड़े अच्छे राम राम होती है, ठीक है, बड़ी मेरा आपका प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो ही क्या सकता है? मेरा होगा तो अपने भाई से होगा, बिल्कुल। कि दादा जो दे गए थे उसमें से ये मेरा और ये तेरा है। तो एक तो ये है, और दूसरा देखिए वहाँ पे प्रायोरिटीज़ अगर आप देखें तो एक किसी ने बोला था कि वो गए दुबई, तो उन्होंने बताया कि देखिए यहाँ पे कितनी ईमानदारी है, सोने की दुकानें खुली हुई हैं जी जी। और दिन में हम नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं, कोई चोरी नहीं करता, ठीक है ना। तो आप अपनी जो कीमती चीज़ है या जिसके ऊपर डाका डलने की होती है उसको ताले में लगा के जाते हो, मगर वहीं पे औरतों को बुरके में ढका हुआ है। अब यहाँ पे तो हमारी औरतें बिना बुरके से ढूंढ, तो हर ऐसा नहीं कि सारा कुछ, क्योंकि वहाँ पे वो एक ऑब्जेक्ट हो गया जिसको बचा के रखना है। और जहाँ तक नहीं, उस पे भी एक, सॉरी क्षमा कीजिएगा, मैं आपको वो कर एक्चुअली क्या हुआ कि मैं जो मेरा ये जो दुबई वाला सफ़र रहा उसमें मैं लिटरली रेत के अंदर उतरा था मैं पैदल चलने के लिए। तो आप ये मानिए कि 200 मीटर चला हूँगा पैदल। उस 200 मीटर मुझे ये समझ में आ गया कि ये लोग ढकते क्यों हैं पूरा ऊपर नीचे, देखिए वो तो बस उसी 200 मीटर में, क्योंकि वो जो रेत होती है ना वो चारों तरफ से आके आपके मुंह पे और आँख पे तेज़ी से पड़ती है। नहीं, तो मुझे पहली बार एहसास हुआ कि बुर्का क्यों पहना जाता है और ये इतने लंबे लंबे कपड़े क्यों पहनते हैं। नहीं, वो 2 मिनट में समझा दिया उस रेत में नहीं, मुझे। वो ठीक है, बुर्का क्यों पहना जाता है जहाँ तक उसकी बात है, जी। वो एक अलग चीज़ है, मगर यहाँ पे तो जिद करके पहना है। हाँ नहीं, जिद करके नहीं, वो बुर्का ठीक है, वो अब उसमें अगर हम उसमें एक्सटेंड करेंगे तो हम यहाँ तक चले जाएंगे कि जी अब कार में, नॉट कार, मगर जो कम्यूटिंग है, जो जर्नी है वो भी हराम है, क्योंकि उसमें आपका घर का कोई मर्द नहीं बैठा, आपका पति नहीं बैठा, ठीक है ना। तो वो जो सोच है उसका मतलब, मैं आप एक बड़ी एक एग्जांपल बताता हूँ। तो एक हमारे मित्र थे, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, तो कहीं तबीयत ख़राब हुई तो वो आ गए, गिर गए, वो मतलब गिर गए, तो उनको एक मुसलमान भाई ने उठाया कर सारा कुछ रखा, सब कुछ करा। तो जब वो मैं पहुंचा तो आ गए, तो बोले नहीं अब हमारा भाई आ गया। तो ये भी एटीट्यूड गलत है कि अगर वो मुसलमान है तो मेरा भाई हो ही नहीं सकता। ठीक है, वो मैं भी कहता हूँ कि वो जब अपनी बहन का भाई नहीं हुआ क्या, ये सब बातें ठीक है, मगर एज एन इंडिविजुअल कोई अच्छा इंसान हो सकता है, कोई बुरा इंसान हो सकता है, और हर चीज़ जो है वो काल और परिस्थिति पे होती है। वही आदमी जो आज बड़ा अच्छा कल अच्छा नहीं होगा, काल परिस्थितियाँ हैं। बिल्कुल। तो अब हो सकता है अगली बार वो किसी की हेल्प ना करे या क्या है, तो ये चीज़ें होती हैं। उसने क्यों करी, अब मैं हो सकता है एक सेल्फिश मोटिव भी हो के ये सीनियर एडवोकेट है, अब ये क्या कह सकते हैं हम। बट बाकी उसको जनरलाइज करना कि मुसलमान गलत है, मैं वो नहीं कह रहा। वो जो सोच विचार, जिस विचारधारा को इम्पोज करना चाह रहा है, या किसी भी विचारधारा को जब मैं इम्पोज करना चाहूँगा, मैं आपसे इस बात पर लड़ पड़ूँ कि सब आपने दाढ़ी क्यों नहीं रखी हुई, इसलिए मैं आपको मार दूँगा, तो क्योंकि गलत है। तो ईश्वर ने कहा है कि हाँ, आपको कोई अंग भंग नहीं करना, तो आपने क्यों करा हुआ? तो अगर आप कर रहे हो, मेरे अनुसार भी आप गलत कर रहे हो, तो गलत कर रहे हो तो ईश्वर आपको सज़ा देगा, तो उसने तय करना है। बिल्कुल। तो मेरे को कोई स्पेशल अथॉरिटी नहीं दे दी ना कि भैया मैंने डंडा उठा के सबको ठीक करना है। तो ये तो एक शास्त्रार्थ है। कई चीज़ें होंगी, मैं आपको गलत प्रूव कर दूंगा, कहीं में आप मेरे को गलत प्रूव कर देंगे। तो मतलब झटका, जब हम हलाल की बात करते हैं, दैट इज़ हलालोनॉमिक्स तो है ही है, बट वो इम्पोजिशन है। जब आप इम्पोज, जैसे मेरे यहूदियों से मेरे बड़े अच्छे संबंध हैं, ठीक है, और मैं उन्हें दिल से सपोर्ट करता हूँ, इजराइल को भी दिल से सपोर्ट करता हूँ, और ना खाली दिल से करता हूँ, कर्म से भी करता हूँ। हमारी एक एसोसिएशन भी है। बट नो जू इज़ गोइंग टू किल मी फॉर नॉट हैविंग कोशर। ट्रू, ठीक है, प्रोसेस वही है। मैं उससे भी कहूँगा, बहस करूँगा, भैया इससे टॉर्चर होता है, वो मुझे कहेगा नहीं नहीं होता, या इसका ये फ़ायदा। ये हमारे बीच में एक डायलॉग हमेशा चल सकता है, 100 साल तक, 1000 साल तक। मगर जिस दिन मैं उसको गोली इसलिए मार दूंगा कि तूने झटका क्यों नहीं खाया, कोशर क्यों खाया, तो फिर यहाँ से इम्पोजिशन शुरू हो जाती है। तो हमें इम्पोजिशन नहीं करनी चाहिए, और ये फिर इम्पोजिशन से काउंटर इम्पोजिशन होती है। आपको नहीं लगता कि इम्पोजिशन जीत रहा है, बाकी लोग हार रहे हैं? हार रहे हैं, ये हमारी गलती है। मैंने जैसे अभी कहा, हमको आत्मबोध नहीं है कि हम कौन हैं। मुझे नहीं, चलिए मान लेते हमें नहीं है। अब जैसे अमेरिका में अभी रिसेंटली एक उनका राइट विंग का कंजर्वेटिव लड़का है, चार्ली कर्क, 31 साल का एक लड़का, उसको गोली मार दी गई। उसको सिर्फ इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि वो कॉलेजेस में जाके लोगों से बहस करता था, और उसका बहुत साफ मानना था कि अगर बहस नहीं करेंगे तो गोलियां चलेंगी, और फिर भी गोली चल गई, फिर भी उसको मार दिया गया। आपको नहीं लगता कि जो लोग इम्पोज करना चाहते हैं वो इम्पोज ही करना चाहते हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता? अच्छा, उसमें ज़रूरी नहीं कि मुसलमान ही हो भाई, उसमें तो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग भी हैं, उसमें वो लोग भी बैठे हैं जो चाहते ही नहीं कि साधारण बच्चा उनके स्तर तक पहुंचे। चार्ली कर्क का तो जहाँ तक मैंने सोचा है, मुझे ऐसा लगता है कि वो तो राष्ट्रपति की रेस में था धीरे धीरे, क्योंकि बहुत बहुत पॉपुलर था वहाँ पे वो, तो उसको पहले उड़ा दिया गया राष्ट्रपति की रेस में। भाई साधारण क्या आदमी क्या कर रहा है उस रेस में? तो आपको नहीं लगता कि पूरी दुनिया बड़े एज पे चली गई है एक तरह से? देखिए, शुरू से ही रहा है ये, हम समझते हैं। हमारे बाप दादा कहते थे कि हमारा समय बहुत अच्छा था। देखो, अब हम अपने बच्चों को ये कहते हैं
मैं क्योंकि हम दिल्ली में रहे जी, जी। देखिए मैं कहता हूँ बचपन में हम बड़े खुश रहते थे, कोई चिंता नहीं थी। हाँ, हाँ। मगर उस समय मैं ये क्योंकि मैं अपनी अच्छी चीज़ें याद रखना चाहता हूँ कि शाम को हम भाग जाते थे और ये करते थे और वो करते थे, स्कूल से भाग के हम फिल्म देखने चले जाते थे थिएटर में, क्या हमारी वो। मगर मेरी जैसे हालत ख़राब होती थी, यार टीचर तो नहीं आ रहा है कोई, टीचर अगर कोई मोहल्ले के अंकल ने भी हमें देख लिया, अब स्कूल जाना है, होमवर्क नहीं हुआ, वो जो बीपी हाई होता था, मैं वो सब नहीं याद कर रहा हूँ। मैं सिर्फ उसको अच्छा याद कर रहा हूँ, यार हम स्कूल में ऐसे करते थे, वो करते थे, वो याद है, वो दीवार फांद के हम चले गए थे सिनेमा देखने, और ये था वो था, वो सब याद है। मगर उसके साथ भी ये सारी चीज़ें थी ना, उस समय भी ऐसे ही होता था कि किसी दिन टीचर का रजिस्टर किसी और ने चोरी कर लिया और फेंक दिया अटेंडेंस कम होने की वजह से, और नाम मेरे ऊपर आ गया। तो ये तो सतयुग में भी होता आया, कल हर युग में होता आया, नहीं तो फिर महाभारत होता ही क्यों। हमेशा ये होता है कि मैं ज़्यादा लेना चाहता हूँ, तो हम दोनों अपनी जगह ठीक हैं, तो युद्ध होता है, तो वो युद्ध भी धर्म युद्ध है, दोनों अपनी। मगर जो मेरा हक नहीं है जब मैं वो लेना चाहता हूँ, और इसको और तरह से बताएं, अभी आपकी बच्ची आई थी, एक बच्चा है, उसको हम समझाते हैं कि बेटा स्कूल जाना, किसी से लड़ना मत, ये ना करना, वो ना करना, ठीक है। पर वो बच्चा वहाँ पे फिर भी शैतानी करता है, किसी का टिफ़िन खा जाता है, किसी का कुछ करता है, मगर वो टिफ़िन खा रहा है तो हो सकता है भूखा ज़्यादा हो, हमने उसको कम दिया हो, या उसको वो चीज़ टेस्टी लगती हो, सैंडविच उसको टेस्टी लगता है, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे के दिल में गिल्ट होगा कि पापा ने तो ये कह के भेजा था। मगर जहाँ पे पापा ही ये कह के भेजे कि बेटा सबका टिफ़िन चोरी कर लेना, जितना खा सको खा लो, नहीं तो फेंक देना, तो वो उस बच्चे को गिल्ट नहीं है। बच्चे दोनों गलती कर सकते हैं, मगर उसके अनुसार वो गलती नहीं है, उस गिल्ट नहीं है, वो उतना ही खुश है, एंड वो अपने अल्लाह को खुश कर रहा है कि मैंने आज इतना रेप कर दिया, मैंने आज इतनी काफिर को ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, क्योंकि उसकी जो सिस्टम से उसको बताया गया है। हाँ, उसको जैसे कजिन मैरिज, कजिन सेक्स। जी, अभी शायद बाहर मेरी यही बात हो रही थी जी, जी। आपके लोगों से कि हम इसके अगेंस्ट हमें बहुत ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि खाली मुसलमानों में होता है, और जगह हो सकता है, किसी में भी हो सकता है, बट इसको मैं लीगली चैलेंज करना चाह रहा हूँ, करने जा रहा हूँ। ये है सर्कमसिशन है, ये दो चीज़ें ऐसी हैं। क्योंकि जैसे थोड़ा सा मैं काम कर रहा हूँ नॉन अल्कोहलिक वाइन्स पे, एक हमारी सोसाइटी है सोबर इंडिया जी। इसका मैं अभी एक एग्जांपल देता हूँ। से मनाली या कहीं बस गई, ड्राइवर ने शराब पी थी और बस खड्ड में गिर गई, 20 आदमी मर गए। हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो होती है रोज़ हमारे साथ। अब जब पोस्टमार्टम होगा तो शराब पिए तो 3 आदमी आए, तो 3 आदमियों ने शराब पी थी, मगर शराब की वजह से तो 20 आदमी मरे। सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन शराब कितनों ने पी थी और शराब की वजह से कितने मरे। दो दे वर नॉट ड्रंक बट दे डाइड बिकॉज ऑफ अल्कोहल। ट्रू। तो इसी तरह की हम जब चीज़ें हैं, जैसे सर्कमसिशन की बात हो रही है, इसके वो गाना है मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, आपके अंगने में बिल्कुल मेरा काम है। अगर आपके अंगने का शोर, आपके अंगने का धुआं, आपके अंगने की नॉनसेंस मेरे अंगने तक आ रही है, तो इट इज़ माई राइट टू प्रोटेक्ट एंड एंटर योर अंगना। आप अच्छी तरह से रहो तो ना मैं आपके अंगने में आ रहा हूँ ना आप मेरे अंगने में आ रहे हैं, बात खुश, दोनों अपनी जगह खुश हैं। बट अगर आप वहाँ से इतने ऊंचे ऊंचे वो करेंगे या मेरा रास्ता रोकेंगे कि जी मेरे को इबादत करनी है, तो मैं, या आप इतनी उस तरह की इबादत करेंगे लाउड स्पीकर लगा लगा के, तो मेरा बिल्कुल आपके अंगने में दखल है और करेगा। सो कज़न्स मैरिज की जहाँ तक बात है, इसके ऊपर हम बड़ी डीप कभी आपसे फिर करेंगे, बड़ी डीप उस पर हम काम कर रहे हैं। बिकॉज नहीं, मेरा ये कहना था जैसे कजिन मैरिज में ये होता है कि जैसे मान लेते हैं हाइपोथेटिकली हिंदुओं में भी और सिखों में भी कई बार हो जाती हैं चीज़ें गड़बड़, ठीक है, समझ में आता है, पर वो गिल्ट कॉन्शियस रहता है। जो आपने वो टिफ़िन वाली बात बताई जी। कि अगर मेरे मन में गिल्ट ही नहीं है, तब तो भाई मैं सैया भाई कोतवाल का डर काहे का, भाई मेरी तो हर कजिन मेरे लिए अवेलेबल है, जो मिले वो अवेलेबल है, मुझे तो हाथ डालना है, मुझे फ़र्क कहाँ पड़ता है। वो मेरी समस्या वहीं शुरू हो जाती है कि जब गिल्ट कॉन्शियस ही नहीं है, तो भाई शादियों में इकट्ठा हो, हर कजिन को पकड़े जा रहा हूँ मैं, गलत तरीके से छू रहा हूँ, पकड़ रहा हूँ, मेरे मन में कोई गिल्ट नहीं है। और ये भी समस्या है, क्या पता कजिन मन में गिल्ट ना हो। देखिए, जब कोई दीवार ढहती है तो ढहती जाती है, कैरेक्टर की दीवार जब गिरती है तो फिर गिरती जाती है। तो वो कज़न से बात जो है वो रियल सिबलिंग्स में भी आ जाती है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सब कुछ कज़न तक ही है। और दूसरी है कि वहाँ पे हो जाता है, वही टिफ़िन वाली बात है। यहाँ पे वो नॉट ओनली जस्टिफाइड है, दैट इज़ ऑल्सो ग्लोरीफाइड। तो जब ये जस्टिफाइड और ग्लोरीफाइड दोनों है और सेंक्टिफाइड है, तो फिर वो गलत तो रहा ही नहीं उसकी नज़र में, मगर उसकी कीमत मेरे को देनी पड़ रही है। नारियों का कितना मुश्किल होगा ना जीना, मतलब बहुत मुश्किल काम है। शायद उन्हें कि अच्छा बुरा हम धारणाएं मान लेते हैं उसी से होता है, ठीक है ना। हो सकता है कि किसी के लिए वो कुछ बात ही ना हो, वो उसी तरह उनकी परवरिश हुई है, वो उसी को देखते आए हैं। अब वो कैसे उनके लिए वो आपस में क्या है, मेरा वो इशू ही नहीं है, वो आपका आपस का मामला है। मगर जब वो मेरे को इफेक्ट करता है, यानी जो रिटार्टेड बच्चे हैं, जी जी, जो सिस्टम पे पलते हैं, दे आर 40 टाइम्स मोर विद कज़न मैरिजेस। बिल्कुल। ठीक है,
अभी पीछे ब्रिटेन का एक 20 टाइम्स का आया था, एक 40 टाइम्स का आया। 43% जो है वो रिटार्डेड है बच्चे। ठीक है। 5% पॉपुलेशन है पाकिस्तानियों हाँ। की, उसमें 43% बच्चे रिटार्डेड हैं। अब उसका इकोनॉमिक बोझ कौन उठा रहा है? सिस्टम उठा रहा है सिस्टम उठा रहा है। सिस्टम को कौन पे कर रहा है? वहाँ का गोरा पे कर रहा है। बिल्कुल, टैक्स पेयर्स पे। ये जो भी वहाँ पे, हाँ, तो आपकी जो कजन्स में चोंच लड़ रही है, ये जो कुछ भी हो रहा है उसका हम क्यों पे करें? बिकॉज ये मेरे ऊपर आ रहा है। अगर तो आप किसी उसमें सीरिया में करे जा रहे हैं, आप जो मर्जी करें, ठीक है ना, मगर अगर आप यूके में कर रहे हैं या इंडिया में कर रहे हैं तो उसकी हर्जाना तो मेरे को भुगतना पड़ रहा है। और अगर आप सीरिया में ये करते हैं तो भी आप फिर कटोरा लेके खड़े हो जाते हैं, पाकिस्तान कटोरा, भाई चोंच तुम लड़ाओ, भुगतान हम करें, ये कोई बात नहीं है। तो इस तरह के जो इम्पोज है, ये भी इम्पोजिशन है। जैसे हलाल के ऊपर बात हुई, पिछले कई सालों से, हलाल तो 1400 साल से है, या अगर उससे अडॉप्ट करा है ज्यूडाइज्म से तो उससे भी पहले से है। किसी ने ये नहीं बोला था कोविड से पहले कि ये दवाइयाँ हराम होती हैं, मत खाओ। अल्कोहल होती है जिसमें अल्कोहल नहीं भी होती है, किसी ने नहीं बोला, क्योंकि वो दवाई ले रहा था हार्ट की। अगर दवाई नहीं लेगा तो मर जाएगा। अब वो मर जाएगा तो उसको वही भुगतेगा, मेरे को तो उससे कोई असर नहीं पड़ता, या उसके बच्चे भुगतेंगे। तो वहाँ तक वो हलाल हराम नहीं था। जैसे कोविड आया, वैक्सीन बनने लगी, अब वो वैक्सीन क्या थी, तुम्हारे अंगने वाली बात है, वो वैक्सीन अगर वो नहीं लेगा तो मैं मरूंगा। सो हियर कम्स पॉइंट कि वो मुझे ब्लैकमेल कर सकता है, साहब मैं नहीं लूँगा, मैं तो मरूंगा, आप भी मरोगे। इट इज़ जस्ट लाइक गोली एक सड़क पे चलानी और एयरक्राफ्ट में चलानी। जब आप एयरक्राफ्ट में गोली चलाएंगे तो सारा जहाज गिरेगा। तो मैं ज़्यादा ब्लैकमेल कर सकता हूँ अगर मेरे पास वेपन है एयरक्राफ्ट में। सड़क पे इतना ब्लैकमेल नहीं कर सकता क्योंकि पीछे से आके मुझे पकड़ लेगा, और गोली चल भी गई तो एक आदमी मरेगा, मगर वहाँ तो पूरा जहाज डूबे बैठ जाएगा। सेम वे, जिस समय वैक्सीन का समय आया तो बोले हम वैक्सीन नहीं लेंगे क्योंकि ये हराम है। तो भैया अभी तक जो हार्ट की दवाई लेते आए वो भी तो हराम थी, तो वो क्यों ली? कितने प्रतिशत मुसलमानों ने नहीं ली वैक्सीन इंडिया में वैसे? इसका कोई डाटा ठोस कह नहीं तब भी एक अंदाजन कुछ है आपके दिमाग में? नहीं, मैं नहीं कहना चाहूँगा, पर कहने का मतलब है कि वो जो टेंडेंसी है कि हमने हर चीज़ को डिनाई करना है, और इसलिए डिनाई करना है। पल्स पोलियो भी मना किया था। हाँ, पल्स, तो वो हर वो चीज़ मना करते हैं जो मेरे को इफेक्ट करेगी। सो दिस इज़ अ डिप्लोमेटिक सुसाइड। आप बड़े डिप्लोमेटिकली सुसाइड कर रहे हैं। अभी मैं भी मरूंगा, तुम भी मरेंगे। अब मेरे पास आ गया नेगोशिएशन करने का। नहीं, हार्ट में नहीं बोला, लंग्स में नहीं बोला, क्योंकि उसमें अगर हार्ट वाला अगर हार्ट की दवाई नहीं लेता वो अकेला मरेगा। तो इट इज़ जस्ट लाइक कि मैं अपनी बिल्डिंग में आग लगा दूंगा और पूरे अपार्टमेंट जल जाएंगे। तो ये चीज़ है। एक बात और बताइए, जैसे थोड़ा वहाँ से ना एक नई दिशा में चलते हैं। आपकी अभी तक बातचीत में आपने कई बार भगवान राम का नाम लिया, युगों के नाम लिए, लेकिन इधर बीच क्या हो रहा है कि सिखों में एक अजीब सा वो आया हुआ है कि ये राम हमारे नहीं है, कृष्ण हमारे नहीं है। इस पे आपके क्या विचार हैं कि ये अचानक से ये नया इतिहास आया कहाँ से है? ये देखिए, जो हमारे को फीड किया जाता है पिछले कई 100 सालों से, जो फीड किया गया, कम से कम 200 साल से जो फीड किया गया, 250 साल से जो फीड किया गया, अब उसमें कहते हैं कि राम, तो उस राम का नाम लिया जा रहा है जो कण कण में राम है। और वो राम, अगर मैं ईश्वर की बात करता हूँ तो वो राम तो जब हम राम का नाम लें तो भी राम था, और उस राम का नाम नहीं लें तो भी राम। हमने अपनी भाषा में अल्लाह शब्द दे दिया, खुदा दे दिया, राम दे दिया, ईश्वर दे दिया, जो भी शब्द दे दिया। अगर हम ये शब्द नहीं भी देते, अगर हम ईश्वर है तो वो था, हम मानव बने, हमने बोलना शुरू करा, तभी तो ये शब्द दिए। अगर हम भाषा ही ना विकसित होती, या पृथ्वी पे सिर्फ जानवर ही होते, मानव अभी तक आया ही ना होता, या जब तक नहीं आया था तो तब तक क्या ईश्वर नहीं था? ईश्वर तो था, अगर आप मानते हैं, और नहीं था तो नहीं था। तो मतलब कहने को मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैन इज़ नॉट द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, बट डेफिनेटली गॉड इज़ द बेस्ट क्रिएशन ऑफ मैन। ये मेरे विचार है ना कि भगवान है एक। जी। तो अब राम की जब हम बात करें तो बार बार ये कहा जाता है उस राम की, तो गुरु ग्रंथ साहब की अगर वो बात करें, राजा राम का दरबार, ठीक है, राम गयो रावण गयो, मैं सिक्खी की बात करूँ, अगर गुरु ग्रंथ साहब नहीं आ रहा, राम गयो रावण गयो जाको बहु परवार, ए नानक थिर कुछ नहीं सुफने सा संसार। ठीक है, अब थोड़ा अर्थ क्या है, अब ये किस राम की बात हो रही है? ठीक है ना, तो ये जो गुरु नानक जी कह रहे हैं, मतलब मैं उसको पूरी तुक को उसमें एक्सपेंड करके, मतलब मैं उसका क्रक्स जो आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये किस राम की बात हो रही है। तो ऐसा नहीं है। और कृष्ण जी को 52 नाम से संबोधन किया गया, क्योंकि 52 नाम ऐसे नहीं थे कि कुछ भी नाम रखते हैं, किसी बच्चे का एक नानी ने बिट्टू बुला दिया और दादी ने चिंटू बुला दिया। वो हर नाम की एक स्पेसिफिक रीज़न है। अब जब श्री कृष्ण उसमें हैं, युद्ध में है, इज़ अ वॉरियर, तो उस समय आप माखन चोर नहीं कहोगे। बिल्कुल। जिस समय बाल अवस्था में है तो माखन चोर है, उस समय आप उस कृष्ण को। सो ये जो 52 नाम है, इनकी
बड़े सारे कारण हैं बावन नाम होने के। तो वो नाम वो शब्द आते हैं कि बावन नाम क्यों हैं, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। अब जहाँ तक ये है, इसमें फिल्मी गाना है पुराना, सो तीर चलाए जाने जिगर, बेगानों से मिलके वार ना कर। तो ये जो बेगानों से मिलके वार करने वाली बात हुई, डेमोक्रेसी में आपको पूरा हक है राम के ऊपर डिबेट करने का, ठीक है ना, राम के अस्तित्व के ऊपर डिबेट करने का, किसी भी चीज़ के ऊपर डिबेट करने का। मगर अगर वो डिबेट मेरी मोटिवेटिव है, मेरी मोटिवेशन ये है या मोटिव मेरा ये है कि मेरे को लेट डाउन करना है, गधा उड़ता है तो उड़ता है। अभी क्योंकि मैं अपनी अगर बचपन की बात करूं तो मुझे भी बहुत तंग किया जाता था, ये जूड़ी क्या है, ये क्या है, ठीक है। अब उसके दो रिएक्शन होने थे। एक तो मैंने आके कहना था मेरे को सिख रहना ही नहीं है, वो एक हिंदुत्व का एक बहुत बड़ा किला टूटता गया ऐसे करके, बहुत ऐसी बात नहीं। दूसरा क्या होना था कि मेरे दिमाग में आ जाना था ये जो बिना बाल वाला ये मेरा दुश्मन है। ये दोनों ही स्थितियाँ अच्छी नहीं थी। तो और मैं उस स्कूल में था जो एक कट्टर हिंदू स्कूल है। अच्छा। फिर मैं बाद में शिफ्ट हुआ, मकान शिफ्ट हुआ तो क्रिश्चियन स्कूल में आ गया। वहाँ पे मेरे को उतना उस तरह से नहीं करा गया, मगर वहाँ पे जो मेरे साथ हिंदू बच्चे थे उनको कुछ मुस्लिम बच्चे छेड़ते थे। अब थोड़े जैसे एज बढ़ती है, क्योंकि हमारे यहाँ घर से कोई शिक्षा नहीं दी जाती, तो किसी ने कहा, मजाक उड़ाया तो ये जो तुम्हारी देवी होती है तो 6 हाथ क्यों होते हैं, कभी देखें किसी के 6 हाथ? ऑल नॉनसेंस। अब कोई जिसे हम, मतलब मैं तो इसमें भेद नहीं समझता, मैं मोना और सिख कहता हूँ। तो जो हमारे मोने बच्चे थे किसी के पास जवाब नहीं था। अब रैदर उनका ब्रेन वॉशिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका था। ठीक है ना, कि लॉजिकल है, ठीक है, अब मम्मी मानती है तो बुरा ना माने तो मैं भी बैठ जाऊँगा मंदिर में, नहीं तो खर्चा भी तो माँ बाप से लेना है। अभी मैं स्थिति में भी नहीं बगावत कर सकूँ, तो वो धीरे धीरे बट ब्रेन वॉशिंग का प्रोसेस शुरू हो गया। सो एक, अब पता नहीं इसके, तो मेरे को एक बार बार किसी ने कहा कि आप इनको बताओ ना कि 6 हाथ नहीं होते। मैंने कहा 6 हाथ तो होते हैं, हालांकि आज की जेनेटिक इंजीनियरिंग 6 हाथ वाला भी ले आएगी। तो उस समय जो मेरा जवाब था, तो बोले 6 हाथ किस लिए होते हैं? मैंने कहा उड़ता गधा पकड़ने के लिए। तो क्योंकि वो बच्चा घर से तैयार नहीं था, जब आप इल लॉजिक बात करेंगे तो उसका लॉजिकल जवाब हमेशा नहीं दिया जा सकता। मैं लॉजिकल जवाब देने की कोशिश करूंगा, मगर अगर आप लॉजिक नहीं समझ रहे तो मैं उससे बड़ा इलॉजिक खड़ा कर दूंगा। सही बात है। सो दिस इज़ हाउ। सो बात ये नहीं है कि मास पद्धति कैसे है, अगर टॉर्चर करके उसके वाली बात है, उस वो टॉर्चर जो मेरे, क्योंकि उसमें जो पॉइजन सिक्रीट होंगे, जो ब्लड का करेक्टर बदलेगा, ब्लड का जो कॉम्बिनेशन में बदलेगा, केमिकल वो होगा, तो वो तो कोशर में भी उतना ही है। तो मैं किसी यहूदी से ये अक्सर मैं कहता रहता हूँ ये ठीक नहीं है, वो कहते हैं ठीक है, मगर उससे मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मेरे ऊपर नहीं इम्पोज कर रहा। अब यूएस में आप जाते हैं तो उनके अपने सेक्शंस बने हुए हैं, मगर कोई यहूदी आके सड़क पे हंगामा नहीं करेंगे कि यहाँ पे नॉन कोशर नहीं मिलेगा। तो ठीक है, ये एक डिबेट है, होनी चाहिए, वो अपना पॉइंट डिफेंड करता है, मैं उसको कहता हूँ ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, एंड ही हैज़ राइट टू कंटेस्ट एवरी पॉइंट। मगर ये जो इम्पोजिशन है, हलाल का मतलब इम्पोजिशन है, और जैसे हलाल शब्द ही है, उसका क्या अर्थ है कि परमिसिबल। अगेन किसके लिए क्या परमिसिबल है? हम महाराष्ट्र में बैठे हुए हैं तो इसकी परमिसिबल है, बाहर लाइसेंस मिले हैं, जैसे गुजरात में आ जाते हैं वो इलीगल हो जाती है। तो ये समय काल परिस्थितियाँ होती हैं, तो हम किसी चीज़ को यूनिवर्सलाइज नहीं कर सकते कि भैया ये परमिसिबल है, ये अच्छा है, ये बुरा है। किस स्थितियों में क्या चीज़ें हो रही हैं, वो है। तो अब जैसे झटका का अगर आपको वो ले आना हो, मतलब कि पूरे देश में माहौल बनाना हो, कि भाई पूरे देश में माहौल बने, मैंने तो ये भी सुना है कि जैसे मान लेते हैं अगर आप हलाल काम नहीं कर रहे हो हाइपोथेटिकली, तो जो आफ्टर, जैसे ना एक होता है आपने बकरा काट दिया, मांस निकाल लिया और फिर बाकी चीज़ें उसकी बिकती हैं, वो लेने वाले नहीं आते आपके पास, क्योंकि उस पर पूरा हलाल इंडस्ट्री का कब्जा है। हाँ, वो मना कर देंगे, इकोसिस्टम इकोसिस्टम पूरा कब्जा है, उनको मना कर देंगे। तो कैसे इकोसिस्टम खड़ा किया जाएगा? वो आपके हाथ में है। अच्छा। जिस दिन आप 5 किलोमीटर और घूम लेंगे, जिस दिन आप 5 स्टार्स में ये कहना शुरू कर देंगे कि मैं इसलिए नहीं खा रहा हूँ, अपने आप ठीक हो जाएगा। डिमांड एंड सप्लाई है। जब ज़्यादा झटके की दुकानें होंगी, तो अब मान लीजिए एक मार्केट में 20 दुकानें हैं, उसमें से एक झटके की है, तो वो जो लेफ़्ट ओवर है, जो उसके है, वो उनसे खरीदता है, आपसे नहीं खरीदता। मगर वो 19 अगर ये रिवर्स हो जाती है सिचुएशन, तो वो 19 दुकानों को छोड़ के एक से नहीं खरीदेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर मान लीजिए ऐसी सिचुएशन होती है तो उस 20वें को हम भूखा मार दें, उससे हम डिबेट करेंगे भैया ये गलत है, ऐसे नहीं, इसका साइंटिफिकली गलत है, मगर उसको हम भूखा नहीं मारेंगे, ठीक है ना। ये हम कभी नहीं कहेंगे भैया तो इसका लेफ्ट ओवर्स मत खरीद, ठीक है, तो उन्हें खरीद रहे हैं हम, मगर वो मेरे लेफ्ट ओवर्स में फिर मिक्स नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। तो अभी बहुत चीज़ें हैं जो उसको कहने से आज की लोगों को समझ नहीं आएंगी। मतलब हमसे एक जनरेशन पीछे चले जाएँ तो स्टेशंस पे हिंदू पानी और मुसलमान पानी बिकता था। अच्छा जी। तो हमने भी
सुना है, मेरी जनरेशन ने देखा नहीं है वो। तो हम भी बचपन में कहते थे कि यार ये तो बहुत गलत बात है, और एज फेस ऑफ इट गलत नज़र भी आ रही है, मगर उसका कुछ ना कुछ लॉजिक ज़रूर होगा, ठीक है ना। तो वो लॉजिक को समझे बगैर जब बार बार ऐसी चीज़ें आई जो आज वीडियो दिखा रहे हैं कि थूक के दे रहा है, ये देख रहे, तो उसने भैया अपना अलग कर लिया, तुम अपना थूक ना थूक हो जाओगे, पर मैं ये नहीं लूँगा, तो नथिंग रॉन्ग। और जहाँ तक उसको फिर जब हमारी कोई चीज़ होती है, हम जात को मतलब वर्ण व्यवस्था अलग चीज़ है और ये सिस्टम अलग चीज़ है, तो ये दोनों चीज़ों को जहाँ से एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाती है, वो विद इन कास्ट भी होती है, विद इन फैमिली भी होती है, वो हर जगह एक्सप्लॉयटेशन गलत है। तो हमने उसको इस तरह से उसको प्रेजेंट करा। ऐसा नहीं है कि पास्ट में किसी समुदाय से गलत ना हुआ हो, ज़रूर हुआ होगा, हो सकता है अभी भी हो रहा हो, पर समाज को बदलना और समाज का से बदला लेना ये दो अलग चीज़ें हैं। तो बदलने तक तो ठीक है। तो जातिवाद एक अलग चीज़ है और घृणा एक अलग चीज़ है। और मेरे कहीं अपने बड़े अच्छे, तो मैं जो आप काम करते हैं, एक बार यहाँ पे ज्वेलर्स की स्ट्राइक हो गई दिल्ली में, कोई टैक्स के ऊपर या जो भी। अब इंडिविजुअल हर ज्वेलर दिल्ली में करोल बाग से लेकर हर जगह बड़ा पावरफुल है, कहीं 100 करोड़ के 1000 करोड़ के मालिक हैं। तो मैं ये बात कर रहा था, मगर आपकी यूटिलिटी ज़ीरो है। सपोज़ आपने 1 महीना स्ट्राइक कर दी, 10 महीने कर दो, साथ में मेरे जैसा आदमी तो खुश होगा कि यार ना शादी में देना पड़ेगा, नहीं मेरे पास है ही नहीं। मगर जिसे हम वाल्मीकि कह रहे हैं या जिसे हम नीचा काम कह रहे हैं, अगर उसने 1 हफ्ता काम छोड़ दिया तो दिल्ली में प्लेग हो जाएगा। बिल्कुल। तो उसका काम ज़्यादा पूजनीय है, वो तो मेरे को ज़िंदगी दे रहा है, मगर हमने वो भी ऐसा समझ बैठा कि, और हम भी ऐसा समझ बैठे कि बड़ा नीच काम है, और जो नीच काम कर रहा है वो नीच है। नहीं, उसमें ये भी रहा है शायद कारण, क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि जो ये वाल्मीकि समाज है वो इतना अच्छा लड़ता था कि जानबूझ के उनको इस तरह के काम में डाला गया। जो उस समय के इन्वेडर्स हैं, उन्होंने जानबूझ के ऐसे काम में डाला ताकि इनसे बदला लिया जा सके। नहीं देखिए, जाति पे ना जाके उस समय भी कोई ना कोई काम तो करता होगा ये, बिल्कुल। किसी कास्ट का करता हो, जहाँ पे वाल्मीकि नहीं होंगे वहाँ पे अगर एक गांव में खाली राजपूत ही हैं तो वो गंदा तो नहीं रहने देंगे ना, सफाई तो वो भी करेंगे, तो राजपूत करता होगा, कोई ना कोई तो करता होगा। बट द काम, इसके कहने का मतलब ये है कि वो जो काम है सफाई का, वो बड़ी नोबल काम है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। कोई उसके बगैर आप नहीं जी सकते, आप डॉक्टर के बगैर समाज में जिंदा नहीं रह सकते। जैसे मेरे पिताजी, मेरे दोनों चाचा हैं, हमारा गांव में बड़ी हवेली है, तो उसका जो जहाँ पे बैठते हैं लोग घर के बाहर, उसकी सफाई हमेशा मेरे चाचा या मेरे पिताजी ही करते थे। मैंने बचपन से यही देखा हुआ है। और जो बाकी घर में और लोग भी हैं, जैसे होता है ना कि दादा दादी के परिवार में 100 लोग थे टोटल हमारे, 40, वो जो मकान बड़ा मकान है, हवेली है, उसमें बहुत सारे कमरे हैं, लेकिन सफाई काम केवल मेरे चाचा मेरे पिताजी ही करते थे और कोई नहीं करता। देखिए, जातिवाद और छुआछूत में बहुत फ़र्क है। तो छुआछूत तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ डायरेक्टली कि हम लोग अपने घर के वाल्मीकि हैं, तो क्योंकि हमारे घर में बाकी सब अपर कास्ट हैं, सेम जाति के, हम एक ही परिवार के लोग हैं, सेम ब्लड है, लेकिन मानसिक रूप से वो लोग अपर कास्ट थे और हम लोग, क्योंकि सफाई करना हमें पसंद है, हमारे पूरे परिवार को सफाई करना पसंद है, भाई साफ होना चाहिए। कई प्रोफेशंस ऐसे होते हैं मतलब जिसमें आज हम समाज में बड़े उससे देखते हैं, जैसे वैश्या कहते हैं। जी जी। बड़े बड़े नामों से, उपनामों से बुलाया जाता है, रंडी, वैश्या, कोठे वाली वगैरह वगैरह। मगर उसका जो कंट्रीब्यूशन रहा, जो जिसे हम 1857 की बात कहते हैं, जी। उसमें एक हिस्सा ये भी रहा कि जब फौजियों को बांध के दूसरे फौजी ले जा रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि जब वो पकड़े गए मंगल पांडे और उनके साथियों की परेड निकाली जा रही थी, और मॉक परेड, गले में जूते बांध दिए और परेड, और मतलब इधर सिर पे कुछ बहुत बड़ी टोपी पहना दी कि राजा साहब आ रहे हैं, और गले में जूते डाल दिए। सो मॉकिंग ये होती है, हर जगह होती है, जब भी कोई आर्मी हारती है इस तरह मॉकिंग होती है। तो उस समय ये करते करते एक रेड लाइट एरिया है कबाड़ी बाज़ार मेरठ में, या उसका हो सकता है उस समय कोई और हो, मतलब उस रेड लाइट एरिया में वहाँ पे पहुँचे। तो जब वो पहुँचे तो ऊपर जो मौसी थी, जो हेड थी जिसको, शी रिफ्यूज़ टू एंटरटेन दैम, कि बहुत बड़े तुम मर्द बन रहे हो, यहाँ आके मर्दानगी दिखा रहे हो, तुम्हारे ही साथियों ने तुम्हारे ही साथियों को तुमसे पिटवा रहे हैं, वहाँ पे तुम्हारी मर्दानगी कहाँ गई? पहले ठीक बनो, बिहेव योरसेल्फ, फिर आना, और मेरे को तुम्हारे पैसे की कोई चिंता नहीं है, आई एम नॉट हेयर फॉर मनी, वो तो मेरे पास तुम नहीं आओगे, कोई आएगा, बट मेरा कैरेक्टर ये है कि मैं तुम्हें एंटरटेन नहीं करूँगी। सो ये इतिहास के छुपे हुए पन्ने हैं, तो मेरे लिए तो वो बहुत पूजनीय है। सही बात। हम हर चीज़ की उसमें जाएँ, तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं, अब जिसको हम बहुत बुरा कि गंदा काम करते हैं, यहाँ तक कि वो कॉम्प्लेक्स यहाँ तक आ गया, मेरे खटीक भाई कहते हैं नहीं हम नहीं करते, गंदा काम है। अरे ये गंदे काम नहीं तो जिंदा रखा है, और ये आज भी वो है। अगर कोई
सरकारी ऑफिसर या सरकारी मुलाजिम मर जाता है तो उसके बजाय जगह उसके बच्चे को नौकरी दे देते हैं, ठीक है ना, कंपनसेशन ग्राउंड पे या विडो को या जैसे भी, क्योंकि वो सरकार का काम कर रहा है। वो अकाउंटेंट है, वो लिख रहा है कि दिल्ली में कितने रिक्शे चल रहे हैं, तो देश को कंट्रीब्यूट कर रहा है। मगर जो रिक्शा चला रहा है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। अगर वो किसी ट्रक के नीचे आके मर जाता है तो उसकी कोई कंपनसेशन नहीं है। खेत जो पटवारी हिसाब लिख रहा है या जो ऑफिसर एसडीएम या जो भी है वो सरकारी मुलाजिम है, सरकार उसको तनख्वाह भी देगी क्योंकि वो देश का काम कर रहा है। मगर जो किसान हल चला रहा है उसको सांप आके काट जाता है हल चलाते में, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये भी जातिवाद है। एक जाति वो है जो एसी के अंदर बैठी हुई है, एक जाति वो है जो रिक्शा चला रही है, जो एक जाति वो है जो अपने बच्चों को आईसीसी का चेयरमैन बना देती है। वो जातिवाद ही तो है कि मेरा बच्चा बुरे दिन देखेगा ही नहीं। मेरा बच्चा इथेनॉल का मिक्स करवाएगा और 500 करोड़ उसका रातों रात कमाएगा। ये भी एक जातिवाद है। देखिए जातिवाद एक जातिवाद ये है कि मेरा लास्ट नेम पासवान है, मैं बिल्कुल रिजर्वेशन के उससे ऊपर आया हूँ, पर मेरा बच्चा अब स्ट्रगल नहीं करेगा, अब वो नेता ही रहेगा। या मैं यादव हूँ कोई, अब मेरा बच्चा स्ट्रगल नहीं करेगा, अब मेरा बच्चा ही पार्टी चलाएगा और मुख्यमंत्री ही बनेगा, और कोई यादव भी नहीं आएगा। और कोई यादव भी नहीं आएगा। तो ये क्या है, ये या मेरा नाम जैसे मान लेते हैं हैदराबाद का हूँ, वो मैं मेरा, और मेरा ही बेटा अब मेरी पार्टी चलाएगा और कोई नहीं बीच में आएगा। देखिए जब चीज़ें सिकुड़ती हैं, जब दिमाग सिकुड़ना शुरू होता है तो सिकुड़ता जो जातिवाद फिर वंशवाद तक आ गई, ठीक है ना। नहीं, बट इसको वंशवाद पे मत लीजिए, इसको जाति पे ही रखिए कि मैंने कहा कि ये सारा पॉलिटिकल क्लास जो है ये नई जाति है। ये वो अपनी जाति को तो सपोर्ट नहीं कर रहा। नहीं, पर समझिए आप बात, वो तो आपस में एक दूसरे को पूरा समर्थन कर रहे हैं ना। उनका ये है कि हमारी जाति ही अलग हो गई है। भाई मेरी जाति हो सकता है प्रजापति हो, पर चूंकि अब मैं मंत्री हूँ तो मेरी जाति और ये जो मेरे बगल के शाह साहब हैं और ये मेरे बगल के ओवैसी साहब हैं, हमारी तीनों जातियां सेम है। अब हम एक दूसरे को ही साथ देते हैं, एक दूसरे कहा काम चुटकियों में करवाते हैं। सुनते नहीं हैं आप क्या कि नहीं अब उनसे जाके गृहमंत्री जी से कोई भी काम कहती तुरंत कर देते हैं। मेरा आपका कोई काम किया उन्होंने आज तक गृहमंत्री जी ने नहीं किया, पर इनका काम तुरंत कर देते हैं। इसका मतलब उनकी अपनी एक जाति सेट हो गई है। हाँ, नहीं इसमें थोड़ा समय, ठीक है आपकी बात। अब देखो करप्शन जैसे है, हर चीज़ को हमको बड़े बैलेंस तरीके से देखना पड़ेगा। करप्शन तो वहीं से शुरू हो जाती है, मतलब करप्शन बिफोर द मैन केम, ठीक है। तो ये इनबिल्ट है, इससे हम बाहर नहीं आ सकते। मगर उसका स्केल बहुत ज़्यादा होगा तो वो नुकसान करेगी। बिल्कुल ज़ीरो करप्शन तो कभी हुई ही नहीं है, सतयुग में नहीं हुई। भेड़ियों का एक झुंड जाता है तो जो अल्फ़ा भेड़िया है वो बड़ा हिस्सा अपने बच्चे के लिए रख लेता है, तो बिकॉज ही वॉज लीडिंग। और जब वो बच्चे को बड़ा हिस्सा मिलेगा तो वो नेचुरली स्ट्रॉन्ग बनेगा, फिर वही लीड करेगा और दूसरा बच्चा बाद में खाएगा या कम खाएगा। तो ये नेचुरल है। मगर अगर आप ये कहते हैं कि जी मेरी दादी ने ये करा, मेरी नानी ने ये करा, मेरे फलाने ने ये करा, उसका फल लेना चाहते हैं, तो उसकी नेगेटिविटी भी तो आप लेंगे। जब नेगेटिविटी की बात आती है, जी मेरे नाना के बारे में कुछ मत बोलो, मेरे दादा के बारे में कुछ मत बोलो, क्रेडिट मैं सारा लूँगा, ठीक। आप ये जब आप कहते हैं कि आपके नाना ने कुछ गलत करा था, तो आपकी जैसे हवेली है या आपके पिताजी का बहुत बड़ा महल था, आप उसको इनहेरिट करना चाहते हैं, मेरा पिताजी का था। मगर जो पिताजी का टैक्स बकाया है, बिजली का बिल, वो कौन देगा? अगर आप महल ले रहे हो तो उसका बिजली का बिल तो आप दोगे ना, जो बकाया था उनके समय का। तो आपको उसकी बात मत करो, मेरे पिताजी की बात मत करो। पिताजी तो अब रहे नहीं, तो आप उनकी बात क्यों करते हो? तो भैया फिर पिताजी का मकान क्यों ले रहे हो? तो ये एक बिल्कुल ही, तो पूरे समाज को खाली, ये पार्टी है उसकी बात नहीं, जब तक हम आत्मबोध नहीं आएगा। और अब मैं भेड़ियों पे बात कर रहा था, तो फिर वही सर्वाइव करे जिन्होंने आत्मबोध करा कि हम भेड़िए हैं और हमको इस तरह रहना है कि समाज का कोई भेड़िया भूख से मर ना जाए। और भेड़िया, जैसे आज शब्द में हम किसी को बुरा कहना होता है, भेड़िया कहते हैं, मगर भेड़िया ही है जो अपने बूढ़ों को लाके खाना खिलाता है। बिल्कुल, शेर नहीं खिलाता, कोई नहीं खिलाता, भेड़िया खिलाता है। तो ये अब क्योंकि उसने एवोल्यूशन में ये रियलाइज़ कर लिया कि हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं, वी आर इंटरडिपेंडेंट। तो यही जातिवाद है इनके, वी आर इंटरडिपेंडेंट। और जिसको हम नीचे कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं या उस नज़र से देख रहे हैं, उस पर हम ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। जैसे मैं सोनार की बात कर रहा हूँ, अगर गांव में सोनार ना भी हो तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? सारी उम्र मान लीजिए मैंने किसी हाथ में सोना नहीं है, अगर सोना ना भी पहना है तो मुझे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? हाँ, मगर अगर मेरी सफाई नहीं हो रही तो प्लेग ज़रूर हो जाएगा। तो वो तो पूजनी है, तो उसको हमने छुआछूत जो कर दी ना। तो बल्कि ये तो गर्व से कहना चाहिए, मैं वाल्मीकि हूँ और मेरी वजह से आप हज़ारों साल से ज़िंदा हो। मैं चर्मकार हूँ, मेरी वजह से आप ज़िंदा हो, नहीं तो ठंड में मर जाते आप, नहीं तो आप नहीं। पर इन लोगों को भी तो क्या हुआ, जो वाल्मीकि हैं या चमड़े का काम जो कर रहे थे, इनके जीवन में संविधान आ गया। संविधान ने इनको बोला कि बदला लो इनसे, जिन्होंने तुम्हें बहुत परेशान किया है।
तो वो बदला लेने के चक्कर में क्या हो रहा है कि इन्होंने जो इनके जो पुश्तैनी काम जिसमें एक्सपर्ट्स थे ये, इन्होंने वो बंद कर दिया, ठीक है, और वो स्पेस मुस्लिम्स ने भर दिया, बिल्कुल। उस स्पेस को मुसलमानों ने भर दिया है। तो ये क्या, ये बिजनेसमैन भी नहीं है अब, पहले बिजनेसमैन होते थे, अभी बिजनेसमैन नहीं है, अब इनके पास धंधा नहीं है, अब इनका हाथ का हुनर गायब हो गया है, ठीक है। अब ये क्या है, ये केवल और केवल वो इस्तेमाल किए जाते हैं कि चलो भाई भीड़ इकट्ठा करनी इसलिए आ जाओ, क्योंकि आपने जो अपने पूर्वजों का काम है वो सब बंद कर दिया, खुद ही बंद किया अपनी मर्जी से, क्योंकि आपको संविधान ने यही सिखाया कि आप बराबर हो। बराबर का मतलब ये बिल्कुल नहीं सिखाया संविधान ने कि काम खराब नहीं कर रहे हो आप। संविधान ये भी सिखा सकता था कि आपका काम नहीं खराब है, हाँ आप बराबर हो, कोई आपसे छुआछूत नहीं करेगा, पर आपका काम बहुत अच्छा, अपना काम करते रहो। संविधान ने कहीं आपने एक किसी के मुंह से सुनी है ऐसी बात है कि आपका जो काम है वो अच्छा है, काम करते रहो? कहीं नहीं सुना, मैंने तो आज तक नहीं सुना कि कोई कह दे कि आपका काम अच्छा है। देखिए, जो अभी आप बात कह रहे थे, तो ये जो स्पेशल प्रिविलेज दी गई है वो इसीलिए दी गई है कि आप ये काम करते हो, जिस काम के बगैर सोसाइटी रह ही नहीं सकती, जिंदा ही नहीं रह, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। मगर अगर आप वो काम नहीं कर रहे तो धीरे धीरे एक समय आएगा कि आप उसके हकदार नहीं रहेंगे, शोर मचेगा। तो ये मैं बहुत अभी इस तरह की चीज़ें हुई। खटीक समाज की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरा खटीकों से, तो मैंने कहा जी आपने अपना पुश्तैनी काम छोड़ दिया। बोले क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा लड़का तो ऑटो चला रहा है। भैया ऑटो तो किसी का भी लड़का चला सकता है, मगर जो आपका एक एक्सक्लूसिव फील्ड था जिसमें आपकी मोनोपोली थी वो आपने छोड़ा, इस चीज़ को नहीं समझ रहे। सही बात। अब मैं जातिवाद को दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए एक गाँव है, उसमें 100 घर हैं, या उसमें से 150 घर ऐसे हैं, या 50 डॉक्टर्स हैं जी। गाँव में, और 50 टांगा चलाते हैं। रिजर्वेशन से ये हुआ कि मान लीजिए ऐसी स्थिति आ जाती है कि बेरोज़गारी बढ़ जाती है, डॉक्टर्स ज़्यादा हो गए, ठीक है, तो डॉक्टर का बच्चा तो कभी भी टांगा चला सकता है, मगर टांगे वाले का बच्चा जो है वो डॉक्टर नहीं बन पाएगा, जी जी। क्योंकि उसके पास वो डिग्री नहीं है। तो अगर डॉक्टर का बच्चा टांगा नहीं चलाएगा और टांगे वाले का बच्चा डॉक्टर नहीं बनेगा, तो ये प्रोटेक्शन किसको मिली? टांगे वाले को, ना कि डॉक्टर को। तो ये जो जातिवाद के पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं, और दुनिया में बहुत सारे फैमिली बिजनेस सर्वाइव कर रहे हैं। जब यूरोप में उसको नाम फैमिली बिजनेस दे दिया जाता है या कुछ और दे दिया जाता है, और बहुत सारी मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं जो जिनसे आप भी काम कर रहे हैं, वो फैमिली बिजनेस हैं, और वो पर्टिकुलर जोग्राफिकल इंडिकेशन क्या है? वाई स्कॉच। स्कॉच शब्द कहाँ से आया? तो स्कॉच शब्द भी जाति सूचक है, ठीक है ना। हम क्यों कहते हैं स्कॉच? तो वो उसका बेनिफिट ले रहे हैं स्कॉच का। आज भी आप स्कॉच नाम से अगर कुछ बनाएंगे तो आपको जियोग्राफिकल उसमें उसकी प्रिविलेज है, इंडिकेशन उसको देना पड़ेगा आपको। मैं अपनी मर्जी से अपनी ड्रिंक का स्कॉच नाम नहीं रख सकता। तो उस जातिवाद ने तो उसको फ़ायदा दिया स्कॉच होने में। बिल्कुल। ह्यूगो बॉस है, टॉमी हिलफिगर है, कितने सारे लोग हैं। जी जी। तो ये हम सिर्फ वो जो बेनिफिट था वो हम उन लोगों तक नहीं पहुंचा सकते, अपने भाइयों तक नहीं पहुंचा पाए कि ये एक्सक्लूसिव फील्ड है, इसमें कोई एंटर नहीं करेगा, नंबर 1। नंबर 2, ये रिस्पेक्टेबल है। जब ये समझा दिया गया कि ये रिस्पेक्टेबल नहीं है, तो मतलब जैसे अभी मैं उसी की बात कर रहा था, प्रोस्टिट्यूट की। प्रोस्टिट्यूशन बैड है, मगर प्रोस्टिट्यूट बैड होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल। वो भी ब्लड दे सकती है, हाँ, वो भी किसी का जान बचा सकती है, और हो सकता है बहुत सारी बचाती हूँ, और शर्म के मारे वो बताती भी ना हो मैं कौन हूँ। मगर जिस वक्त ब्लड अंदर चढ़ेगा वो तो, अगर वो मेडिकली ठीक है तो ठीक है। एक्सीडेंट हो गया, विक्टिम वो भी उठा के ले जा सकती है, वो भी ले जाती होगी, ऐसा वो नहीं है। तो मतलब अगर जिस एग्जाम्पल पे हम आ रहे हैं, तो उसने तो बहुत बड़ा पुण्य करा। ठीक है, वो जैसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, वो क्यों फेल हुई, क्या हुई, उसके रीजंस क्या थे, वो एक अलग विषय है। मगर जहाँ तक उसका लेडी का रोल है, उसने उस समय में अपनी जिम्मेदारी को खूब समझा, अपनी जगह पे बैठ के, और उसने खूब निभाया। तो मगर बल्कि हम लोग पीछे गए भी थे इन्वेस्टिगेट करने के, कौन था, क्या था, नाम क्या था, हमें कुछ पता लगे तो हम उसकी भी एक मूर्ति बना देंगे। जी 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 जी। उसके नाम पे भी एक चौक हो सकता है। जब दुनिया भर के इन्वेडर्स के नाम पे चौक हो सकते हैं, तो उसके नाम पे क्यों नहीं हो सकता? भैया वो इनसे बुरी तो नहीं थी, उसने तो कोई लड़कियाँ नहीं उठवाई थी ना। एक और बताइए कि FSSAI का जो स्टैंडर्ड है, जी, क्या वो झटका और हलाल के लिए अलग अलग है? झटका पे ज़्यादा टफ है? देखिए FSSAI का कोई झटके हलाल पे अलग स्टैंडर्ड नहीं है, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि FSSAI का इससे कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल कर रही है। ये दिस इज़ इन अ वे इट्स अ रिलीजियस इम्पोजिशन। वो झटका करो या हलाल करो, उनको क्वालिटी से मतलब है। इसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए, ये मशीन होनी, ये कटिंग होनी चाहिए, ये हलाल झटके से उनकी मतलब उनका डोमेन ही नहीं है। तो ये कई बार ये आता है जी FSSAI है तो फिर इसकी क्या ज़रूरत है, उसकी फिर भी ज़रूरत है। कई तरह की अथॉरिटीज़ होती हैं। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि ये जो, मैं उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करता,
हलाल सर्टिफिकेशन है वो गलत हाथों में होनी नहीं चाहिए, उसका पैसा गलत जगह नहीं जाना चाहिए। बाकी वो सर्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आप नहीं लेना चाहते, तो मेरा एक बहुत अच्छा मित्र है, वो मुसलमान है, ठीक है। अब हम कहीं जाते हैं तो अगर मैं मीट खा रहा हूँ तो वो नहीं खाता, और अगर वो खा रहा है तो मैं नहीं खाता। तो वहाँ पे हमारे को एक क्लैरिटी है। अगर मान लीजिए सर्टिफिकेट, जैसे बहुत शोर मच रहा है जिसका सर्टिफिकेट बंद कर दो, सर्टिफिकेट बंद हो गया तो फिर आपको पता कैसे लगेगा? एटलीस्ट वो सर्टिफिकेट जो लग रहा है कि रेस्टोरेंट पे कि ये हलाल रेस्टोरेंट है, तो वो आपको पूरी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अब आप फिर भी खाना चाहें तो ये उसमें वो क्या, तो ये तो सर्टिफिकेट बल्कि मैंडेटरी होना चाहिए, बजाय इसके कि हम कहें इसको हटा दो। ये तो मैंडेटरी होना चाहिए कि आपको बताना पड़ेगा आप क्या कर रहे हैं। हालांकि ऐसे अभी वो आए हैं, ऐसे नोटिस आए हैं कि आपको डिस्प्ले करना चाहिए, कोई म्यूनिसिपल लेवल पे, कोई इंटरनेशनल लेवल पे, कई तरह के नोटिस आए हैं। तो ये क्योंकि हमारे को बहुत सारी चीज़ें मिसप्लेस्ड होती हैं, हम ये समझते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, इम्पोजिशन गलत होती है। जैसे अभी बात हो रही थी, मैं हिंदी भाषी हूँ, और अगर केवल हिंदी में परीक्षा होती है तो शायद उसका मेरे को कहीं ना कहीं लाभ होगा, पर फिर भी मैं कहूँगा कि क्षेत्रीय भाषाओं में भी होनी चाहिए, क्योंकि मेरा लाभ हो सकता है। तो शुरू करवा दी शायद इन्होंने। हाँ, वो करवा दी, मतलब पर जो हमारी काफ़ी समय से हो रही हैं और भी उसमें हो रहा है, वो अच्छी बातें होने भी चाहिए, मगर हिंदी विरोधी भी नहीं होना चाहिए। अब अगर मैं कर्नाटक में जाऊंगा तो वो सीखूंगा, तो मैं इतनी भाषाएं कहाँ से सीखूंगा? इसका मतलब कि आप फिर एक मेंढक बन के रह गए कुएं के, तो ये भी बात ठीक नहीं है, और वो भी बात ठीक नहीं है। चाइना के साथ हुआ है सर। चाइना ने क्या किया कि जो कुबलई खान जब आया वहाँ पे, तो उसने पूरे चाइना को इकट्ठा कर दिया। तो भाषा जो है वो सैकड़ों साल से एक ही भाषा चलाएगी। तो इसलिए क्या है कि वो मैंड्रिन जो वो सबसे ज़्यादा यूज़ हुई। हमारे साथ ऐसा नहीं था। हमारे साथ क्या था, अलग अलग राजा, अंग्रेज़ों के समय तक भी अलग अलग राजा थे, तो हमारे यहाँ कभी इस तरह से हुआ नहीं कि एक ही भाषा रहेगी। देखिए, मैं अंग्रेज़ी का बड़ा सपोर्टर हूँ। अच्छा। अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ियत में फ़र्क है। आप जब अंग्रेज़ी तरीके से सोचते हैं, अंग्रेज़ी एक भाषा है। जब हम कहते हैं, देखिए जी, जर्मन्स भी तो अंग्रेज़ी नहीं बोलते, तो उनकी साइंस तो, मगर जिस समय ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, उस समय जर्मनी भी और फ्रांस भी और इटली भी, ये सब भागीदार थे उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, सब इकट्ठे कर रहे थे। यहाँ के साइंटिस्ट वहाँ जा रहे हैं, स्पेन का साइंटिस्ट। जी जी जी। उस समय हमारे यहाँ क्या हो रहा था, मुजरा। ये बादशाह ने इतनी बांधियाँ उसको गिफ्ट दे दी, उसने इतनी गिफ्ट दे दी, और रात को मुजरा हो रहा है और सुबह शराब हो रही है। तो हम इतनी बड़ी सभ्यता होने के बाद भी उस कालखंड में कहीं पिछड़ गए। बिल्कुल। उस समय हमारे यहाँ क्या हो रहा था, अगर कोलंबस ने अमेरिका ढूंढा, एक कोलंबस पहुंचा तो 100 कोलंबस समुद्र में भटक भटक के मर भी गए होंगे, जिनका हमें पता ही नहीं, ठीक है। मगर उस समय हमारे राजा जो थे वो क्या स्पॉन्सर कर रहे थे? कबूतरबाजी। बिल्कुल। मुर्गे। अकबर को क्रेडिट जाता है कि उसने ही जो दुनिया भर में जितनी प्रजातियां हैं कबूतर की, उसका क्रेडिट अकबर को है। उसने 16,000 कबूतरों का कबूतर खाना बनवाया था। उसके चक्कर में क्या होता था कि सारे मेट करे कबूतरों ने, और ये अलग अलग लाल, पीले, काले, नीले जितने सब अकबर के क्रेडिट पे जाते हैं वो। तो कहने का मतलब है कि चलो, अकबर तो एक आउटसाइडर था, उसकी बात नहीं करता। जो हमारे यहाँ पे नीचे भी आ जाए, जमींदार लेवल पे भी आ जाए, उसमें से हमने उस समय कितने लोगों ने अपने गांव के पहलवान को घी खिलाया, और जहाँ खिलाया वहाँ से पहलवान निकले। पर मुझे एक बात बताइए, ठीक है, मैं आपको इसी पे बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं बहुत मेहनत करके पैसे कमाए, ज़मींदार बन गया मैं, चलिए ज़मींदारी छोड़ते हैं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का हूँ। अभी करंट जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में है, बहुत आरोप लगते हैं कि सत्ता की मलाई खा रहे हैं, जिस नाम हिंदुत्व के नाम पे आए उसे भूल गए हैं। जब मैं इतनी मेहनत करके इतना ऊपर पहुँचा हूँ, भैया ऐश करने के लिए ही तो आया था मैं। भाई मेहनत करने के लिए भाई ऊपर पहुँचा ही क्यों था? सत्ता को भोगने के लिए ही तो पहुँचा था मैं ऊपर। अब जब मैं सत्ता का भोग कर रहा हूँ, अब जमींदार पैसे कमा के ऊपर गया, 4 वेश्याओं को नचवाने का उसका प्लान था शुरू से ही। मेरा थोड़ा अब वो एंजॉय कर रहा है तो उसमें बुरा क्या मानना? भाई वो तो पहले सेट वर्जन है उसका, सत्ता को भोगने के लिए जा रहा हूँ मैं ऊपर। नहीं, वो ठीक है, सत्ता को भोगने के लिए जा रहे हैं, मगर देखिए वही बात है, जमींदार को खाली क्रिटिसाइज करने से काम नहीं चलेगा। नहीं, मैं तो बिल्कुल मैं तो प्रधान जमींदार से वेरी प्राउड मैं हूँ। आपकी बात नहीं कर रहा, ठीक है ना। क्रिटिसाइज करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर जितना हम क्रिटिसाइज करते हैं तो इस समय तो जमींदार के अलावा सारे गाँव में मर जाते, सबको मार देता वो। मगर इंटरडिपेंडेंस थी, वो मूर्ख नहीं था। हो सकता है वो जातिवादी हो सोच से, मगर मूर्ख नहीं था, तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता करना। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जो उसने कबूतरबाजी पे या उस पर जो पैसा लगाया, अब उस समय जो राजा से लेकर अब नीचे तक आ जाए, उस समय जो भी क्वीन विक्टोरिया या जो भी उनकी जॉर्ज फलाना रहे, उस समय वो साइंटिस्ट को उनके वो पैट्रन्स थे। हमारे यहाँ जो पैट्रोनेज थी वो साइंस के लिए नहीं थी। गांव में छोटे मोटे जमींदार जो थे वो पहलवान को घी दे देते थे, और जहाँ जहाँ पहलवान को घी पिलाया गया
वहाँ से पहलवानी हुई और वहाँ के बच्चे आज 100 साल से तो पैट्रोनेज बंद हो गई है, 70 साल से वहाँ के बच्चे अभी भी स्ट्रॉन्ग है दूसरे साथ वाली डिस्ट्रिक्ट से, क्योंकि जब वहाँ पे तो वो जो पैट्रोनेज हमको साइंस को देनी चाहिए थी, आज हम में से कितने लोगों के घरों में हमने भगवानों की भी फ़ोटो लगा ली, हमने पॉलिटिशियंस की भी लगा ली, स्पोर्ट्स स्टार्स की भी थोड़ी बहुत लगी जाती हैं थोड़ी हमारी गाड़ियों में, मगर हम में से किसी ने इंडियन साइंटिस्ट की या विदेशी साइंटिस्ट की, मैडम क्यूरी की किसी ने फ़ोटो लगाई या नहीं लगाई? क्योंकि वो हमारे लिए हुए ही नहीं, उनकी कोई कंट्रीब्यूशन थी नहीं। जैसे मैं कह रहा हूँ सरकारी आदमी जो खाता लिख रहा है, इतना रिक्शे चल रहे हैं, वो तो कंट्रीब्यूशन कर रहा है, जो चला रहा है वो कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा। तो ये जो आर्टिस्ट को हमने नहीं उठाया, जब तक राजे आर्टिस्ट को उठाते रहे तब तक आर्ट ने प्रॉस्पेरस करा। आर्ट का प्रॉस्पेरस करने का खाली मतलब ये नहीं कि पेंटिंग हो गई तो मैं क्या करूँ, उससे क्या, उसने सोसाइटी को क्या दिया, उसने पोएम ने बहुत कुछ दिया, ऐसी बात नहीं है कि पोएम ने कुछ नहीं दिया, मगर हमने जो पैट्रोनेज दी वो पैट्रोनेज देना ही हमारा गलत हो गया, क्योंकि सब ताली बजाते थे कि राजा के, उसके ज़मींदार के भी जिसके यहाँ रनियाँ नाच रही हैं उसके यहाँ सब भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, और अगर वो पहलवान को दे रहा है तो भी थोड़ा लोग अप्रिशिएट कर देते थे। मगर उस समय साइंस के लिए हमने क्या किया, तो जिस समय ये रेवोल्यूशन हो रहा था, अब पीछे का छोड़ दीजिए, वो हम भूल चुके, वो किताबें सड़ गई, चाहे नालंदा में गई या कहीं ख़त्म हो गई, उस समय वहाँ नहीं खड़े हुए थे। एक कॉलोनी कट रही थी, तो मेरे दादा ने वहाँ पे सस्ता प्लॉट ले लिया, आपके दादा ने ले लिया, मगर अनफॉर्चुनेटली उनके दादा वहाँ पे नहीं थे, हमारे दादा वहाँ पे नहीं थे तो अब जो साइंस उस समय आपस में उनके पेपर्स एक्सचेंज होते थे, ये होता था, वो ऐसी बनी कि एक दूसरे को वो समझते रहे। उस समय संस्कृत का या कोई भी उन पेपर्स में, रिसर्च पेपर्स में कोई शब्द है ही नहीं। अब हम उसको अलग से इन्वेंट करने की अगर कोशिश करेंगे तो वो भाषा को हम नुकसान करेंगे, उनको ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसलेशन, क्योंकि ज़ीब्रा है वो अफ्रीका में होता है, तो उसका हिंदीकरण करने की कोशिश ना करें। अब मैं काली सफ़ेद पट्टी वाला गधा, तो वो तो कोई भी गधा, मगर ज़ीब्रा एक अलग स्पीशीज़ है, चर्म स्पर्श की अंग्रेजी हो ही नहीं सकती। उसकी अगर मैं उसको एंग्लो शेप दूंगा तो वो अंग्रेजी हो ही नहीं सकती। चर्म स्पर्श एक अलग चीज़ है और टचिंग फीट अलग चीज़ है। वो तो अभी मैंने नेगेटिव मतलब भी निकल सकता है उसका। हाँ, अभी मैं जूते लेने गया था, सेल्समैन वाज टचिंग माय फीट, और पैर पे चोट लग गई, जो नर्स है शी वाज ड्रेसिंग माय, तो टच कर रही थी मेरे पैर को। जैसे दर्शन शास्त्र और फिलॉसफी दो अलग अलग शब्द हैं। बिल्कुल, कि दर्शन शास्त्र फिलॉसफी नहीं हो सकता। फिलॉसफी एक विधा हो सकती है, एक डायरेक्शन जा सकता है। दर्शन शास्त्र मतलब मैं आपको दिखा रहा हूँ, आइए मैं आपको दिखाता हूँ, तो इसलिए अंतर है। जब तक हम क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करेंगे, जैसे अभी मैं आपसे अभी बात हो रही थी टैटू की, टैटू का कभी हमने क्रिटिकल एनालिसिस ही नहीं किया, कुछ भी है अडॉप्ट कर लो, ठीक है ना। जैसे मैं क्रिकेट के खिलाफ हूँ, ठीक है ना, इसलिए नहीं कि मेरे को सी के बाद आर लिखा जाए तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं उसको करता हूँ, मतलब फैनेटिक नहीं हुई है, नहीं कि कल मेरे पास पावर आ जाते तो क्रिकेट को बैन कर दो और जो क्रिकेट खेल रहा है उसको फांसी पे लटका दो, ऐसा नहीं है। ठीक है, अच्छा खेल है, उसको सपोर्ट, बट उसने एक तो दूसरे खेलों को खाया, तो एक पैरेलल ग्रोथ नहीं हो सकती। दूसरा मेरा ये मानना है कि जो फुटबॉल है, फुटबॉल एक बैलेंस्ड है, उसका लेफ्ट भी चलेगा, राइट भी चलेगा। जब आप एक बच्चे ने 7 साल की उम्र में बैट उठाया और उसने 30 साल में शादी करी, 23 साल वो 2 घंटे टेढ़ा ही खड़ा रहा रोज़ का। अब 3 जनरेशन गुजर गई तो चौथी जनरेशन पैदा ही टेढ़ी होगी, डीएनए में फ़र्क आ गया। सही बात। यही अगर कबड्डी होती तो शायद उसकी और फॉर्मेशन, इट इज़ नॉट के कोई फैनेटिक उसमें, तो एक सिर्फ एक साइंटिफिक अप्रोच लगाने की। मुझे भी क्रिकेट बहुत ही स्टूपिड गेम लगता है, मुझे इससे ज़्यादा स्टूपिड गेम अभी तक नहीं लगा कोई भी क्रिकेट से ज़्यादा, तो क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि कोई लॉजिक नहीं है। मतलब अच्छा, इसमें क्या है, जैसे फुटबॉल आप खेल लीजिए, आपकी एक्सरसाइज जेन्युइनली हो जाएगी, क्रिकेट में एक्सरसाइज नहीं होती आपकी। दोनों तरफ की बराबर होगी, लेफ्ट की और राइट। हाँ नहीं, मैंने जैसे मैं जो वो एप्पल वाली घड़ी होती है वो पहन के मैंने क्रिकेट खेला हुआ है, तो उस घड़ी में मेरी जो कैलोरीज बर्न होती हैं वो कभी उस लेवल पे जा ही नहीं सकती जो दौड़ने में होती है, जो जिम करने में होती है, कभी नहीं होता, क्योंकि आप कहीं खड़े होते हो। क्रिकेट बैटिंग करते टाइम भी आप मोस्ट ऑफ टाइम खड़े होते हो, ठीक है, वो केवल एक मोमेंट आता है, आप बॉल को हिट करना चाहते हो। एक अजीब सनकी सा खेल है, समझ में नहीं आया मुझे आज तक। एक हमारे मित्र हैं जिनका नाम है राहुल, तो वो कहते हैं बस, और उसी डेट की उनका बर्थ है, तो कहते हैं बस मैं 20 मील से पिछड़ गया, वरना मैं भी। ये वाली कन्फ्यूजन बड़े लोगों में मिलेगी आपको। एक तो पहली चीज़ तो ये कि मेरे पास इंटरव्यू देने आते हैं हज़ारों लोग, जो साला कोई आज तक ऐसा लड़का नहीं हो जो स्टेट ना खेला हो, जो क्रिकेट में सर मैं स्टेट खेला हूँ, समझ में नहीं आता साला हर कोई स्टेट खेलता है, स्टेट को इतनी जगह कहाँ है। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो वो जैसे 20 मील से पिछड़ गया ना, अगर कहता है अगर मेरा उसी टाइम पे मेरा बर्थ हुआ जिस समय हमारे माननीय क्या नाम है उसका, राहुल जी का बर्थ हुआ, उसका नाम भी राहुल है, तो बोला बस वो टाइम तो ठीक था, स्थान गलत हो गया। तो अगर मैं होता जैसे फिल्मों में बैठ,
तो वो जो स्थान की बात है, इसी तरह एक ट्रेजेडी हो गई कबड्डी से। अगर कबड्डी कहीं फ्रांस या कनाडा में पैदा हुई होती तो हम कबड्डी देखने के लिए 5,000 की टिकट खर्च करते बिल्कुल थे। बिल्कुल विदाउट डाउट। और बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं वो कबड्डी को स्पॉन्सर करके अपने को प्राउड फील गर्वित मान रहे होते कि हमने इसको। मगर कबड्डी की ट्रेजेडी है कि वो 5,000 मील 2,000 मील इधर पैदा हो गई। नहीं, बट इसमें तो एक और एंगल आई है ना कि भाई जब औरंगजेब के शासन तक हमारा विश्व का जीडीपी का 28% हमारे पास था, तो हम अमीर लोग थे ना उस टाइम पे। तो वी वर रिच पीपल। ये गेम हमारे रिच लोगों की गेम है, कबड्डी है या जो खेल है ये अमीरों के खेल है। इट्स जस्ट दैट कि हम गरीब हो गए, हम मानसिक भी गरीब हो गए, मानसिक दिवालियापन पे क्योंकि चले गए। हाँ। जब गुलामी आती है, आर्थिक गुलामी के साथ साथ मानसिक गुलामी, और मानसिक के साथ आर्थिक आती है। और ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि हमारी 28% या ये थी। उस समय की कौन सी कैलकुलेशंस हैं जिसने उस समय के अफ्रीका के कॉन्टिनेंट की पर कैपिटा गोल्ड कितना लगा रखा था कैलकुलेशन, ठीक है, ऐसा है नहीं। हम सिर्फ वो देख रहे हैं कि अंग्रेज़ों का कितना ट्रेड हो रहा था और हमारा कितना हो रहा था, क्योंकि हम ज्योग्राफिकली बड़े थे, पॉपुलेशन में बड़े थे, हमारा ट्रेड ज़्यादा होता था। अब दूसरी चीज़ पे आ जाए, अगर इस चीज़ को मान भी लें, औरंगजेब के टाइम हमारा वर्ल्ड ट्रेड 28% था। उसमें हमने अफ्रीका को इग्नोर कर दिया, लैटिन भाई उनके भी तो ट्रेड होते ही होंगे ना आपस में, प्रोडक्शन तो होती होगी, बार्टर होते होंगे, चलो ये भी 28। तो अब उसमें जो 28% जिसकी हम बात कर रहे हैं, पहले तो मैं इससे एग्री नहीं करता, कहाँ से वो स्टेटिस्टिक्स आए, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। मगर ये ज़रूर है कि जो फाइनेंस कर रहे थे, जो 4 बड़े फाइनेंसर थे वो चारों हिंदू थे, ठीक, और जिनमें से एक थे भाई लखीशाह वंजारा जी, ठीक है ना, और जो युद्ध पे फंड करते थे, हैं जो वॉर को ही फंड करते थे। नहीं, वो वॉर को नहीं फंड करते थे। अच्छा। ये एक तो अलग है वो। तो उस समय के वो कि उस समय उनकी 10,000 के करीब बैलगाड़ियाँ चलती थी, अच्छा, शिप्स भी चलते थे, मतलब अफ्रीका तक शिप्स जाते थे, और सारा कंट्रोल उनके पास था। यहाँ तक कि सरकार भी उन पर डिपेंडेंट थी, ठीक है। और वो सरकार से, औरंगजेब से एडवांस लेके फिर उसका माल उठाते थे सरकार का, कि पता नहीं तू साला कल पैसे देगा नहीं देगा, पहले मेरे को पेमेंट चाहिए। तो उनके बारे में ये था, क्योंकि इतिहास जब पुराना हो जाता है तो कई उसमें भ्रम भी आ जाते हैं कि आपस में वो भी हो जाती है थोड़ी बहुत। तो उस समय वो सबसे बड़े रिचेस्ट थे, तो 25% ऑफ द इकॉनमी वॉज विद लखीशाह वंजारा। और आज जो हम वंजारा को बिल्कुल जिप्सी और बड़े उससे मान रहे हैं, वंजारे का मतलब क्या है, जो एक जगह नहीं रह रहा, ठीक है, वन जा रहा है। और वन जाके वो कोई वहाँ पे खाली वो नट नहीं थे, वो व्यापार कर रहा था। आज भी जो जितना बड़ा बिजनेसमैन है उतना ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है, बिल्कुल, ठीक है। अब आप अभी दुबई गए थे, ये गए थे, या ट्रैवल करते रहते हो, तो यू आर ए ट्रैवलर। सो ट्रैवलर डजंट मीन के आप कुछ नहीं, आप बड़े इंपॉर्टेंट है तभी ट्रैवल कर रहे हैं। आप बिजनेस में जा क्यों रहे हैं, क्योंकि आप वहाँ पे आपका बिजनेस है, बिजनेस नहीं है तो प्रोस्पेक्ट्स हैं, आप बिजनेस करने जा रहे हैं। सो लखीशाह वंजारा वाज दैट आदमी। और लखीशाह वंजारा के जो बैलगाड़ी थी उसकी कहीं चेकिंग नहीं होती थी, अच्छा, वो है। तो ये जो एक अभी जो डीआईजी वंजारा फंसे थे या क्या जी, हुआ था, जी, जो जी, कुछ जी, हुआ था, जी, वो भी जी, उसी फैमिली से हैं, अच्छा, गुजरात के मतलब वंजारे थे, वो यहाँ के वहाँ चले गए, वहाँ के यहाँ। सर अबुद्दीन वाले केस में, जी जी, हाँ, याद आ गया मुझे, हाँ। तो मैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है लखीशाह वंजारा का, जिस समय गुरु तेग बहादुर साहब का सिर उतारा था, तो उस समय धड़ तो भाई जेता जी ले गए थे, वो भी मतलब पंजाब गए थे, तो हम उनके 364वां जन्मदिवस मनाने गए थे। अब वो तो अपनी शॉल में धड़, तो सिर तो ले जाना थोड़ा आसान था, धड़ बड़ा है, धड़ को कैसे ले जाया जाए। तो वहाँ से लखीशाह वंजारा की बैलगाड़ियाँ निकल रही थी, और लखीशाह की बैलगाड़ी को कोई चेक नहीं कर सकता। मतलब आज भी अगर कोई एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन जा रहा हो, या उसको अथॉरिटी सरकार ने दी है, उसके लेवल लगा हुआ है, या कोई इमरजेंसी जा रही हो, रेड क्रॉस की गाड़ी जा रही हो, डिप्लोमेट की जा रही हो, उसको कोई रोक नहीं सकता। सो लखीशाह वंजारा नया बांस पे थे, तो वहाँ पे उन्हें जब पता लगा तो उन्होंने अपना रूट थोड़ा सा 2-4 गाड़ियाँ डाइवर्ट कर दी अपनी, और वहाँ पे तूफ़ान आ रहा था। उस तूफ़ान का फ़ायदा उठा के ही मतलब जब वो देख नहीं पा रहे थे काजी, तो लखीशाह वंजारा ने वो जो धड़ था वो अपनी बैलगाड़ी में रख लिया, ठीक है। और वहाँ अब उन्हें ये भी पता था कि अब बिजनेसमैन बड़ा ज़रूर हूँ, मगर मैंने अब औरंगजेब से डायरेक्ट पंगा ले लिया, ठीक है, धड़ ले जाने का मतलब डायरेक्ट, अब तो आमने सामने हो गए हैं। तो अब सिर तो अलग पहुँच गया जो अनंतपुर साहब गया, तो धड़ था वो जहाँ पे आज गुरुद्वारा रकाबगंज साहब है, ये रकाबों का गाँव था, जो घोड़े को नाल लगाते थे, तो वहाँ पर लखीशाह वंजारा का बहुत अच्छा स्थान था। तो ये भी उन्हें पता था भी मैं तो अपनी कार पे भाग रहा हूँ, पीछे पुलिस की जिप्सी आ रही है या कुछ ऐसी चीज़ आ रही है जो मेरी कार से तेज़ भागेगी, बैलगाड़ी और वो घोड़े पे आएंगे, तो मेरे को कहीं ना कहीं ओवर पावर कर सकते हैं। सो बिफोर दे कुड रीच, उन्होंने अपने घर में, महल में, अलग अलग वर्जन है, कोई कहते हैं ऑर्डनरी घर था, कोई कहता है झोपड़ी थी, कोई कहता है महल था, जो भी था, उसमें गुरु तेग बहादुर जी के धड़ को रख दिया और आग लगा दी। अच्छा,
तो वो महल भी जल गया और धड़ का भी संस्कार हो गया। तो मिशन क्या था उस वॉर कंडीशन में, शायद जितनी इज्जत से धड़ का होना चाहिए था वो सम्मान नहीं दे सका, मगर उस समय उसका मिशन क्या था लकी शाह बंजारा जी का, कि कहीं इनके हाथ ना लग जाए था। सही बात है। ठीक है ना। सो मैं अच्छा मुझे एक बात बताइए, इतनी इंटरेस्टिंग कहानी आपने बताई है, मुझे एक बात बताइए कि इतने बलिदानों के बाद धर्म को यहाँ तक लाया गया है, अब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब गुरु तेग बहादुर जी को क्या जरूरत थी सर कटवाने की? हाँ कॉम्प्रोमाइज कर लेते भैया, औरंगजेब उनको सराखों में बिठा के रखता, क्या जरूरत है उनको, क्या जरूरत है अपना सर कटवाने की? भाई बच्चे जो है फिर वो दीवार में थोड़ी ना चिनवाए जाते हैं, वो तो फिर सोने से तोले जाते हैं। बिल्कुल। मेरे एक पीछे किसी यूनिवर्सिटी में कोई जब ये सत्यम कांड हुआ था, क्या नाम था, राजू हाँ हाँ रामालिंगम जी जी, जो पूरी कंपनी उनकी $25 बिलियन कंपनी बर्बाद हो गई थी। तो मैंने उसमें ये बोला था कि बच्चे थे उसके क्या नाम मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स थे, तो बच्चे थे, तो अब एक उसमें जजेस बैठे हुए थे, हाई कोर्ट के बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे। तो वो लेक्चर दे रहे थे कि ये हो गया वो हो गया, कोई रिटायर्ड इनकम टैक्स के कमिश्नर थे, वो बोल रहे थे, वो बच्चे सुन नहीं रहे थे। ऑडिटोरियम में ना जाके वो कोई चाय पीने जा रहा, कोई किसी काम से जा रहा, दे वर नॉट इंटरेस्टेड सिंपली, वो अपनी गप्पे मारने में बाहर ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। तो मेरे को थोड़ा, जब मुझे चांस मिला, मैंने कहा जी जो बच्चे बैठे हैं उनसे पूछा, ये बताइए कि ये सत्यम कांड कब शुरू हुआ, एक्सपोज कब हुआ, छोड़ दीजिए हुआ कब, शुरू कब हुआ? तो किसी ने बोला 5 साल, किसी ने बोला 10 साल। ये वो, मैं कहा नहीं, ये 5000 साल पहले हो गया था। मतलब बड़ी एक बेतुकी बात है कि तब तो ना राजू क्या नाम रामालिंगम पैदा हुआ था, ना सत्यम कंपनी थी, ना कंप्यूटर था, ना लेना था, तो 5000 साल। मैंने कहा जिस दिन पूरे दरबार ने आंखें बंद कर ली थी द्रौपदी के चीरहरण पे, उसी दिन शुरू हो गया था। ये उसका कॉन्सिक्वेंस है। अगर उसी दिन वो रोक दिया होता तो महाभारत नहीं होता। अब बात आ गई कि आप हो स्टूडेंट्स मैनेजमेंट के, आपको सिखाया गया चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, सॉल्यूशन आपके पास नहीं है, सिर्फ मैनेजमेंट है। अब हम और पीछे चले जाएं, त्रेता युग में चले जाएं, तो श्री राम के लिए मैनेज करना बड़ा आसान था। पिताजी को वो कन्विंस करना या पिताजी को जेल में डाल दो, कोई बात नहीं, अब तो सरकार तो चल रहा है ना। हाँ, या पिताजी का क्या नाम दशरथ महाराज को अरेस्ट करवा देना और कहीं का कहीं एक्सीडेंट करवा देना, और क्या नाम भरत जो है वो ड्रग्स के केस में बंद कर देना। ये सब बड़ा आसान था, पॉसिबल था, और अगले 50 साल तक बेबाक राज करते हैं। उनसे बड़ा पावरफुल उस समय पूरे पृथ्वी पे कोई नहीं था। हाँ, उनको खाली बस खड़े हो जाना था कि बस कोई बीच में नहीं आएगा, हाँ, सब साइड हो जाते खड़े खड़े, भैया किसी की हैसियत थे उनके सामने खड़ा हो जाता। दशरथ को गो एंड अरेस्ट, हाँ हाँ पिताजी को अरेस्ट करवाते ही है ना यहीं के राजे, बिल्कुल। ये महाराज राम भी कर सकते थे, और 50 साल तक, 60 साल तक, 70 साल तक राज भी रहता। जब कैकेयी ने उनको ये बोला कि तुम 14 साल के लिए बन जाओ, कैकेयी ये भी मांग सकती थी कि मेरे बेटे को वो बना दो, राजा बना दो, बस। पर भगवान राम का जो पावर थी, जितने वो ताकतवर थे, उससे जो डर था, वो ये डर ने कहा कि इनको बन भी भेजो, साथ साथ में मेरे बेटे को राजा बना, इनको बन भेजो। यही मेरा कहने का मतलब है जी। कि ये सब मैनेज करना तो 50 साल तक राज चलता, मगर आज हम हज़ारों साल बाद श्री राम हाथ जोड़ के ना कह रहे होते मर्यादा पुरुषोत्तम ना, कितने राजे आए, कितने राम नाम से आए होंगे, कितने किस किस नाम से आए होंगे, वो सब खत्म हो गए। राम आज भी जिंदा है, राम कल भी रहेंगे, और राम जब तक ये पृथ्वी रहेगी, जब तक रहेगा, राम का नाम तो लेंगे। पर भगवान कृष्ण को भी आप देखिए, भगवान कृष्ण जब युद्ध में उतर रहे थे महाभारत के, तो उनका अपना सगा भाई, सगे बच्चे नहीं उतरे उनके साथ में, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं भाई, कोई मुझे इस युद्ध के लिए मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं खुद लड़ूंगा आप युद्ध, और चले गए वो। तो उनकी, अगर आप उनको उस एंगल से देखेंगे तो उन्होंने भी उनके एक तरह से कुर्बानी ही है ये। नहीं बिल्कुल, मैं जी व्हाट आई एम सेइंग कि जिस समय उस दरबार में सबने आंखें मूंद ली, अब अकेले हम दुर्योधन के ऊपर ब्लेम करके, मैंने जो मेरा एग्जैक्ट ये था, रामालिंगम को एक बिल्कुल बैशिंग, रामालिंगम वो उस इनकम टैक्स अधिकारी कहाँ थे? ये जो जजेस साहब कह रहे हैं सुमो मोटो, इनमें से किसी को नहीं क्या पता लगा जो स्टेज पे मेरे साथ बैठे हैं। तो इसके हम सब जिम्मेदार हैं। मैं भी उस अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता कि मैं भी पत्रकार हूँ, मैंने क्या करा, ठीक है। तो महाभारत का हम एक अकेले दुर्योधन के ऊपर, वो इजी है। हाँ, एक बंदे को ब्लेम कर खत्म करो ना, फिर हाँ, वो इजी है, इसलिए लोग करते हैं एक बंदे को ब्लेम, ढूंढते हैं कि सबसे ज़्यादा गुस्सैल कौन है। हाँ, सॉफ्ट जो उस समय हो गए। तो ये सिचुएशन ठीक रामायण में भी हो सकती थी। रामचंद्र जी के लिए बहुत आसान था ये सब करना, मैनेज ही तो करना था। तो मतलब मैंने जो बच्चों जिससे वो वापस आके ऑडिटोरियम में बैठ गए, तो मैंने कहा आप कुछ नहीं सीख रहे हो, मैनेजमेंट सीख रहे हो, और ये जो मैनेजमेंट है
ये दिस इज़ जिस तरह की हम मैनेजमेंट सीख रहे हैं, दिस इज़ अगेंस्ट सिविलाइजेशन। एब्सोल्युटली। ठीक है ना, हम हर चीज़ को मैनेज कर रहे हैं और वही हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, मैनेज कर लो। मैं डीएम आया हूँ यहाँ का, भैया मेरे होते कुछ ना हो, कुछ ना हो, हाँ हाँ। ठीक है ना, बाद में कुछ सुधारना नहीं है मुझे, कुछ बदलना नहीं है मुझे। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, अब मेरे चुप करना है। नहीं, पर डीएम से लेके पीएम तक हाँ। सबका यही हाल है, सबका कि यही हाल कुछ है। परिवर्तन ना ही करना है हमको। ठीक है, आप डेमोक्रेसी की अपनी ड्रॉबैक्स भी हैं, हर चीज़ की होती हैं। मैं इलेक्शन लड़ता हूँ, मैं कहा जी आपका लड़का अगर किसी लड़की को छेड़ता पकड़ा गया तो मेरे पास मत आना कि उसकी, और आप जो इलीगल दारू बेच रहे हो वैसा वो मैं बेचने नहीं दूंगा, और आपने जो इलीगल कंस्ट्रक्शन बनाई है मैं वो उड़वा दूंगा, पर वोट मेरे को देना। तो लोकतंत्र में कैसे हो सकता है? मैं तो उसी को, तो हम नेताओं को, ये कोई आज चाहे मोदी हो चाहे कोई हो या XYZ कोई भी हो, तो किसी को पिताजी ने तो सत्ता दी नहीं थी एक परिवार को छोड़ के, उनकी तो खैर बात नहीं करना मैं, बाकी लोग, क्योंकि वो तो लोकतंत्र से भी ऊपर हैं। तो ये एक ऐसा 70 साल बाद भी ऊपर है वो। हाँ ऊपर है। देखिए हर जगह राष्ट्रपिता होता है, कई देशों में होता है, राष्ट्रमाता होती है, यहाँ पे तो राष्ट्रपुत्र और राष्ट्रीय दामाद भी हैं। एक आपने पंजाब की बात करी थी, जो अभी पंजाब में बाढ़ आई थी, तो मैंने एक शो करा था उस पर, मैंने उस शो पे कहा था कि भाई बाढ़ हिमाचल में भी आई है, उत्तर प्रदेश में भी आई है, मध्य प्रदेश में भी कुछ जगहों पे बाढ़ है, चेन्नई में भी है ना, बेंगलोर में पानी भरा है, मुंबई में पानी भरा हुआ है। पर जैसे ही पंजाब में बाढ़ आई, पंजाब को अलग क्यों कर दिया गया? आपने ऑब्जर्व करा होगा, I'm श्योर आपने भी देखा होगा कि एक नैरेटिव चलाया गया मीडिया में, पंजाब, ऐसा लग रहा है जैसे खाली पंजाब में बाढ़ आई है और पंजाब को बचाना है, और वो सिंगर्स वही जो रेगुलर डिफॉल्टर्स हैं हर बार पंजाब के, फिर वही उभर उभर के सामने आ गए कि देखिए हम कितनी मदद कर रहे देखिए, हैं, और सारी मदद कैमरे के सामने ही करते हैं हम। देखिए मैं खुद मदद लेके गया था। जी हम जिस जगह गए थे, हम आनंदपुर साहब गए थे, जी क्योंकि हमने भाई जेता जी का जन्मदिन, जिनकी अभी मैंने बात जी करी, जी, बिल्कुल। मनाना था। तो ये बाढ़ से पहले की हमारी प्लानिंग थी। मीन टाइम ये हो गया, हम वहाँ पे आगे रोपड़ के गांव में गए, तो उन्होंने देखा बाहर की गाड़ी आई है, पंजाब का नंबर नहीं है, और गांव में तो गाड़ी जब आती है तो पहचान लेते हैं, हमारे गांव की गाड़ी नहीं है, छोटे छोटे गांव हैं, चाहे नंबर कहीं का भी हो। तो रोका जी कहाँ से आए हो? कि जी दिल्ली से आए हो। किससे मिलना है? तो हमने कहा जी वो सरपंच जी से मिलना है। तो बोले वो तो उनका तो घर दूर है, पहले यहाँ पे आप आओ, चाय पियो, फिर आगे जाओ। क्या बात है। फिर आगे थोड़ी हम गए, हमने कहा जी हम, तो बोले जी कि कोई रसद की ज़रूरत ही नहीं है, इसको आप मत दीजिएगा, हमारे पास बहुत हैं। हमने जब करा, हमने ना तो सरकार की तरफ देखा, डैम टूट रहा था, जिसके पास कौन सी मशीन होती है क्या, JCB, वो हमने 20 मेरे पास मशीनें थी वो लगा दी। एक किसी का सीमेंट का गोडाउन था, हमने वो लगा दिया, और जहाँ से ब्रीच होने का हमें डर था वहाँ पे हमने पैरेलल दीवार खड़ी कर दी है। और हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमारी तरफ से कुछ ले जाओ, अगर कहीं आगे जा रहे हो किसी को ज़रूरत हो तो, और हम आपके साथ नहीं जा सकते क्योंकि हमको उसके ऊपर नज़र रखनी है, बिल्कुल दीवार के ऊपर। तो ये एटीट्यूड था वहाँ पे। क्या बात है। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि अब ये जो आप अलग बात कह रहे हैं, तो फिर मैं यहाँ पे भी कहूँगा, जैसे मैं कुछ आपसे नेक्स्ट उसमें बात करूँगा, जब हम एक आदमी के ऊपर कमीशन बिठा के एक को ब्लेम कर देते हैं विदाउट उसमें, जलियांवाला बाग में हमको एक ही ले दे के विलेन मिलता है डायर, कि डायर नहीं सब करवाया, दुर्योधन की तरह। दुर्योधन। डायर वॉज एग्जीक्यूटर। हाँ पहली बात तो वो जनरल नहीं था, ही वॉज नॉट जनरल डायर, ही वॉज नेवर अ जनरल, ही वॉज अ कर्नल। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, पर हम जनरल इसलिए क्योंकि ज़्यादा खतरनाक लगता है। कोई जनरल सड़क पे 2 कारें लेके नहीं घूम रहा होता, सिपाही साथ में बिठा के, तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, जनरल का काम ही नहीं है। और उस समय पूरे भारत में शायद 8 जनरल थे, एक पेशावर, एक लाहौर, एक कलकत्ता, एक बॉम्बे। अमृतसर में जनरल का कोई मतलब पोस्ट ही नहीं है। आज भी अमृतसर में जो मैक्सिमम ऑफिसर होगा वो ब्रिगेडियर का होगा, जनरल ऑफिसर की ज़रूरत ही नहीं है ना वहाँ पे। एक तो उसको जनरल बनाया, और वो जो जलियांवाला बाग जो उस दिन जो मीटिंग थी वो किसने फिक्स करी थी? वो डायर ने फिक्स करी थी। डायर तो आया ही वहाँ पे 4 दिन पहले था, मीटिंग 4 महीने पहले फिक्स हुई थी। अब वो जो जगह है, जो घेरा है, मौत का कुआं, जिसमें से अभिमन्यु बाहर नहीं आ पाएगा, वो किसने फिक्स किया था? अमृतसर में हज़ारों मैदान थे, बिल्कुल। वही क्यों फिक्स हुआ कि ये, और फिर बैसाखी का दिन ही क्यों फिक्स हुआ? अंग्रेज़ों के खिलाफ प्रोटेस्ट करना था तो किसी दिन भी हो सकता था। गोल्डन टेम्पल के साथ मौत का कुआं, बैसाखी का दिन, इसका मतलब कौन सी मुर्गियाँ आएंगी वहाँ? वहाँ पे कौन होगा? बिल्कुल बिल्कुल। और कौन नहीं होगा? हाँ हाँ, वो फंडा भी क्लियर हो गया। ठीक है, कि सपोज़ ईद है, तो जितने मुसलमान लोग हैं वो उस दिन कहेंगे आज मेरे को पैंट खरीदनी है, जीन्स खरीदनी है, टोपी खरीदनी है।
उस दिन मैं मार्केट को अवॉइड करूंगा, यार मेरे को कल खरीद लूंगा, आज भीड़ में क्यों जाऊं। ना मैं उनके अगेंस्ट हूँ ना वो मेरे अगेंस्ट है, मेरा एक कंसेप्ट है यार, क्योंकि मेरे लिए उस दिन की कोई खास रेलेवेंस है नहीं। मेरे लिए इतनी रेलेवेंस है यार, आज छुट्टी हो गई, ठीक है, मुसलमान के लिए बहुत रेलेवेंस है उसकी। तो उस दिन वहाँ पे कौन होंगे मैक्सिमम लोग, कौन नहीं होंगे। और कौन नहीं होंगे। और वो अरेंज किसने करवाया थी वो मीटिंग, वो कौन थे, वो सैफुद्दीन किचलू साहब थे, जो पंजाब के कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, और मुस्लिम लीग के भी सेक्रेटरी थे वो, अच्छा, एक साथ में। क्योंकि ड्यूअल मेंबरशिप थी। और नेहरू जी के रिश्तेदार थे, अच्छा, जो 3 पीले पहले कन्वर्ट हुए थे और कश्मीर से अमृतसर आए थे कन्वर्ट होने के बाद। और उनकी किचलू साहब की जो हवेली है वो वहाँ से कोई 1.5 किलोमीटर दूर थी। अच्छा, इसका मतलब डायर तो नहीं जानता था कि कौन सा रास्ता घेर सकता है वो, कौन सा नहीं घेर सकता, मगर किचलू को अमृतसर का चप्पा चप्पा पता था, 3 पीढ़ी से रह रहा था। ही वॉज बॉर्न देयर। उस समय उसके आसपास कई मैदान खाली थे, मगर वो क्यों चुना गया। और जो 2 सज्जन थे जो ऑर्गेनाइज़र थे, उन्होंने एक दिन पहले ही रात को जाके डीसी के पास सरेंडर कर दिया, ठीक है। अब ये सारी कहानी जो है, तो ये जो सुई घूमती है वो कई तरफ घूमती है। और वो कौन सज्जन थे जिन्होंने उस दिन लेक्चर देने आना था मगर आए नहीं। कौन थे वो पूजनीय क्या नाम उनका, करमचंद जी, अच्छा, मोहनदास करमचंद जी गांधी। अच्छा, वो नहीं आए। अच्छा, उनको आना था उस दिन, उनको आना उन्हीं की था। वजह से ऑर्गेनाइज हुआ था पूरा। हाँ, वो आकर डिलीवर करना था, मगर उन्होंने आकर डिलीवर करना था, मगर वो नहीं आए। अच्छा, प्रिवेंटिव अरेस्ट में अरेस्ट होके। और जो ऑर्गेनाइज़र थे वो भी सरेंडर कर गए, या वो कहते हैं हम डीसी, बाद में उन्होंने कहा हम तो डीसी के वैसे ही गए थे मिलने, उसने अरेस्ट कर लिया। आप सुबह सरकार के खिलाफ वो कर रहे हो, तो रात को डीसी के घर आप क्या लेने गए थे, आपको नहीं पता कि डीसी आपको अरेस्ट कर लेगा। खैर चलिए, और उनको तुरंत शिमला निकाल दिया गया, अरेस्ट करके अमृतसर की किसी जेल में नहीं रखा। और ये तो होना ही था, क्योंकि उससे 3-4 दिन पहले रामनवमी थी। रामनवमी पे हो सकता है कि रामनवमी को ही कांड हो जाता, अच्छा, मगर उस दिन सारी प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी तब तक। और जनरल डायर यानी कर्नल डायर, उसको तो 3 दिन नहीं हुए थे आए, तो उसको तो अमृतसर का ए नहीं पता था। उसको अमृतसर का कुछ नहीं पता था, मगर उसको सिखों का बड़ी अच्छी तरह पता था, अच्छा, बिकॉज वो सिख रेजिमेंट में था। ही वॉज बॉर्न इन मिंटगुमरी या कहीं उसमें। और उसकी जो शादी हुई थी वो रेजिमेंटल सेंटर ग्वालियर में हुई थी। अच्छा, सिख रेजिमेंट के अंदर एक चर्च था, उसमें हुई थी। और सिखों में वो थ्रू आउट रहा, तो वो बड़ी अच्छी तरह इनकी मेंटालिटी समझता था, कब ये कहाँ पाए जाएंगे, कहाँ घेरे जाएंगे। मगर वो तो 3 दिन पहले आया, प्लानिंग तो बहुत पहले से चल रही थी। और उस पर गांधी जी ने के क्या कमेंट्स थे, कम से कम उन्होंने 200 बार उसको डिफेंड करा, उसकी शूटिंग को। उसकी शूटिंग। क्यों डिफेंड करा मोहनदास तो ने? भाई उन्होंने, उनकी जो वो हैं, एक उनका बड़ा वो आता है, आई कैन नॉट फॉरगेट हिम बट आई हैव फॉरगिवन हिम। आप कौन है साहब, आप वो हरमन हेस तक चले, गोरे लोगों को अच्छे लगते थे। ठीक। दूसरी चीज़, एक उनका कोट अनकोट, डायर merely killed few bodies but people there tried to kill soul of the nation. What did they do people? ऐसा क्या किया उन्होंने, मर गए? अच्छा, अब हम 300 कुछ लोग बताते हैं हमारे। हाँ, जो सिविल सर्जन था डॉक्टर स्मिथ, उसने 1600 बॉडीज काउंट करी। अब उसमें से रात को कुछ जिंदा हो गए होंगे शायद। मतलब मेरी जो अल्प बुद्धि कहती है। तो ये मारने का प्लान था क्या, सबक सिखाना था? देखिए, उसमें 2-3 सूबे थे जिसमें गांधी जी को नहीं सुना जाता था। अच्छा, पंजाब में नहीं सुनते थे, वो इनकी बात नहीं समझते थे, कोई लॉजिक। दूसरा इनका सबसे ज़्यादा विरोध था, जहाँ से इनके मित्र थे खान अब्दुल गफ़ार खान। फ्रंटियर में इनको कोई नहीं सुनता था अदर देन खान अब्दुल गफ़ार एंड हिज ब्रिगेड। वो एक कैसे खड़े करे जाते हैं, और कितने वो टॉल लीडर थे, भी होता है। और उनकी पठानों में कितनी पकड़ थी। दिल्ली में तो अच्छी पकड़ थी, दिल्ली में तो हर अखबार में पाए जाते थे, मगर वहाँ पे कोई कबीला उनको रिकॉग्नाइज नहीं करता था। तो ऐसे ही लोग लीडर बनाए जाते हैं जिसका जो पोटेंशियल डेंजर ना हो। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ों के पीछे जब एक तो शिकार होता है जो शिकार करता है शेर का, मगर उससे पहले ढोल बजाए जाते हैं, शेर को घेर के वहाँ लाया जाता है, फिर ऊपर मचान पे शिकारी बैठा होता है, फिर एक बकरा बांधा जाता है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं। उससे पहले और उससे बाद में उनको कौन जस्टिफाई करता रहा। और ये जो हमारे अति माननीय सांसद हैं सिमरनजीत सिंह जी मान जी जी, तो उनको भी बहुत मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उनके नाना थे जिन्होंने जनरल डायर को सिरोपा दिया था।
अच्छा। तो अगर सिमरनजीत सिंह मान साहब कोई भारत के विरोध में करते हैं तो उससे मेरे को चंबा नहीं होता। मैं तो उनको बहुत अच्छा मानता हूँ कि वो अपने बड़ों के उस पर चल रहे हैं। वही ना जो जहाँ जो कनाडा में किसी को नागरिकता चाहिए तो लेटर लिख के देते हैं कि हाँ जी, परेशान जी, किया जी, जा जी, रहा जी, है। जी। अच्छा अच्छा। तो ठीक है, वो बिज़नेस है, उसमें कोई तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। अपने बाप दादाओं के उस पर चलना चाहिए, चल रहे हैं, इसमें गलत क्या है? मेरे जो बाप दादा ने करा मैं उस पर चल रहा हूँ, वो जो उन्होंने करा वो उसमें कोई वो नहीं है। और एक हमारे जर्नलिस्ट हैं बड़े, क्या नाम है उसका, करण क्या, करण थापर। करण थापर साहब, हम्म। और इनके जो बड़े थे वो गुरुद्वारे के कोई कमेटी में थे, ठीक है। तो जिस समय वो बैठी हंटर कमीशन, तो उस समय इन्होंने इनका अपना कहना है, ऑन माय रिकमेंडेशन, मतलब कुछ शब्द में कोई याद नहीं, ही वॉज गिवन द क्लीन चिट डायर। और जो थापर साहब के जो दादा थे, उन्होंने जनरल डायर, सॉरी कर्नल डायर, मैं अभी इतना यूज हो गया, उनको एक चांदी की तलवार गिफ्ट करी थी जिसका हैंडल सोने का था और जिसके ऊपर लिखा हुआ था सेवियर ऑफ पंजाब। तो जब हंटर कमीशन की रिपोर्ट गई तो हंटर साहब, और जब वो रिपोर्ट पढ़ी गई पार्लियामेंट में, तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट बेस थी, कांग्रेस ने उससे पहले अपनी एक कमीशन बिठा दी थी उसके ऊपर। तो कहने का मतलब है जो एक सिखों का लीडर है वो तो उसको सिरोपा दे रहा है, और जो उससे बड़ा लीडर है, पंजाब का बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो उसे सेवियर ऑफ पंजाब कह रहा है। चलिए ये दोनों तो छोटी एंटिटीज़ हो गई। जो बहुत ही बड़ा लीडर है वो तो कह रहा है कि इसकी कोई गलती नहीं थी, तो फिर गलती किसकी थी? तो जनरल डायर को, कर्नल डायर को तो फिर अपने आप ही क्लीन चिट मिलनी थी, बिकॉज हंटर कमीशन में सिर्फ उसमें एक हिंदू महासभा के लीडर थे, उन्होंने मतलब पाँच लोगों की कमेटी बैठी थी इंडियंस की, उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया था, ठीक है ना। अब रही बात कि जी वो लॉ एंड ऑर्डर तोड़ रहे थे, वहाँ से बगावत हो जानी थी, ये हो जाना था, वर दे आर्म्ड? उससे बड़ी बात बताता हूँ ना, बगावत जहाँ होती है वो महिलाएं बच्चे नहीं जाते। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। वर दे आर्म्ड? बाद में जो रिकवरी हुई उसमें से कुछ लाठियाँ निकली, ठीक है। लाठी इसलिए होती थी, दूर दराज से लोग आते थे, रात को जाना है, कुत्ता है, ये है, वो है, और उसी लाठी पे पीछे गठरी बांधी, और जो उस समय का रूटीन था, जो उस दिन भी वही फॉलो हुआ। बैसाखी पे हर साल यही होता था, आसपास के गांव से लोग आ जाते थे, सुबह सुबह चलते 3 बजे 2 बजे आके 8-9 बजे यहाँ पैदल घोड़े पे बैल पे जैसे ही पहुँच जाते, और 3-4 बजे वहाँ से फिर वापस हो जाते। तो एक भी गन निकली, एक भी पिस्टल निकली, एक भी उन्हें वार्निंग दी गई, तो वो तो जैसे शेर को घेर के लाया जाता है, एक बकरी बांधी जाती है, और यहाँ पे बकरी भी भाग गई। बकरी थी नहीं मगर शेर आ गया। तो उस दिन जो वहाँ पे लोग थे, या तो मेरे जैसे केसधारी होंगे जो गुरुद्वारे मत्था टेकने के थे, या आपके जैसे सहजधारी मोने भाई होंगे जो गुरुद्वारे में विश्वास रखते थे, मगर वो तो बिल्कुल नहीं थे। इसमें एक आयरिश एंगल है, क्योंकि कर्नल डायर वॉज आयरिश, ओ डायर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब, ही वॉज आयरिश, और वो जो लेडी थी जिसकी वजह से ये सारा पंगा हुआ, शी वॉज आयरिश, जिसकी वजह से लोगों को कहा गया था कि पुलिस थाने के सामने से निकलने रेंग के लेट के निकलना। रेंग के निकलोगे। ठीक है। ये तीनों आयरिश थे। अपने यहाँ पे इनकी मारी जा रही थी, यहाँ हीरो बनते थे ये भी। इनके साथ ये था हाँ। क्योंकि गदर पार्टी और आयरिश रिपब्लिक आर्मी के बड़े अच्छे संबंध थे, वो इन्हें ट्रेंड कर रहे थे, ये उन्हें मैन पावर दे रहे थे। तो दैट टाइम दीज 3 आयरिश हैड टू प्रूव द ब्रिटिश दैट वी आर नॉट आयरिश, मतलब वी आर, आई मीन, क्या नाम उसका, हम्बल सर्वेंट्स ऑफ द क्राउन। जी जी जी, जो मोहनदास लिखते थे उन्होंने उसमें हाँ जी, लेटर्स में। हाँ, तो हम्बल सर्वेंट ऑफ द क्राउन, दे हैव टू प्रूव। जैसे आज जो स्थिति है खालिस्तान का, वो चल रहा है। अब मेरे ऊपर कोई खालिस्तानी का आरोप लगाए, कोई मेरे पे आरोप ना लगा ले, इससे पहले मैं 2 सिखों को मार दूँ। देखा, मैं तो उनको मारता हूँ। सो दिस इज़ एग्जैक्टली कि जो उसने करा आयरिश आदमी ने। और जो उस समय ये जो कमीशन थी, क्या नाम उसका, रॉलेट कमीशन, क्या नाम था उसका, उसको बुलाने वाले थे, और उसके साथी जो थे, एक थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जो ओवरऑल इंडिया के इंचार्ज थे। अब वहाँ पे अमृतसर में एक चौक है, पिछलू चौक, अच्छा, ठीक है। अब जिसने चेतु नायर जो थे, जिन्होंने अपोज करा था
केस डाला था लंदन में, उनके नाम से अमृतसर में कोई सड़क नहीं है, ये हमने पिटीशन लगाई हुई है। अच्छा। उनके नाम से स्कूल होना चाहिए, सन ऑफ केरला, हीरो ऑफ पंजाब एंड ग्रेटर हीरो ऑफ इंडिया। ना उनके गांव में है कोई उनके नाम से, किसी को पता ही नहीं चेतू कौन थे। मगर हाँ, यहाँ पे चेम्सफोर्ड रोड भी है दिल्ली में, चेम्सफोर्ड क्लब भी है, और मज़े की बात है चेम्सफोर्ड क्लब की जितनी मैनेजमेंट है वो सारी सिखों के पास है। उसमें 70% पंजाबी, 80% दिल्ली का बहुत प्रेस्टिजियस क्लब है, शायद जिम खाने के बाद नेक्स्ट वही है। और वो अपने उसमें लिखते हैं अ क्लब विद अ कॉलोनियल प्राइड। अब कॉलोनियल होने में भी लोगों को प्राइड होता है कि हमारे बाप दादा को हंटर पढ़ते थे, वी आर सो प्राउड। तो अब आपसे सिर्फ इतना निवेदन है कि एक हम वो कर रहे हैं कि इसका नाम या तो उधम सिंह क्लब होना चाहिए या चेतू क्लब होना चाहिए, और चेम्स रोड क्लब का रोड का नाम चेतू रोड होना चाहिए। दिल्ली में किसी को चेतू नहीं पता, और मैं आज से नहीं 3-4 साल से उस पर लगा हूँ। आप सपोर्ट करिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। झटका दिवस है आज, जी जी। और सालों से ये मनाया जा रहा है। तो एक बार फिर ये रिमाइंड करवाना है, एक आपके स्मरण में रहे कि हमको झटका ही सेवन करना है। परंतु मैं यहाँ पे एक बात और कहूँगा, यदि ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आप खाने से ही वंचित हैं, तो उसमें अपना विवेक का प्रयोग करें। मैं मरता मरता मर जाऊंगा पर नहीं खाऊंगा, वो बात हमको नहीं करनी, बिकॉज वी हैव टू लिव फॉर अनदर डे। कल भी युद्ध करना, और ये युद्ध इतनी आसानी से इतनी जल्दी नहीं समाप्त होने वाला। जी धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, इट वाज वंडरफुल